अस्सलामुअलैकुम। सुबह पाकिस्तान की हंसती मुस्कुराती और रोशन सुबह में मैं हूं आपकी मेज़बान माहनूर कुरैशी और मेरे साथ हैं रिजवान अली अहमद। हम सब की जानिब से सुबह खैर, इस उम्मीद, इस यकीन, इस दुआ के साथ हम दिन का आगाज़ कर रहे हैं कि अल्लाह करे आने वाला दिन, आने वाला वक्त हम सब के लिए बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी कामयाबियाँ लेकर आए। गुजरे हुए वक्त की कोई भी नाकामी कभी पलट कर हमारे सामने ना आए। दिन का आगाज़ हम कर चुके हैं और आपको बताते चलें कि सेलिब्रेशंस अभी तक जारी हैं। पाकिस्तान के क़याम के 78वीं जो सालगिरह हमने कल मनाई, 78वीं यौम आज़ादी था और 77 बरस हो गए हैं पाकिस्तान को, पाकिस्तान के क़याम को। इस हवाले से हमारे पास कुछ ऐसे इवेंट्स की खबरें भी हैं जो पाकिस्तान के अलावा दुनिया भर में हुए हैं। बिल्कुल जनाब, दुनिया भर में पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे जोशो खरोश से मनाया गया। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने भी बहुत कंट्रीब्यूट किया। पूरी दुनिया में 14 अगस्त के दिन जो पाकिस्तानी कम्युनिटी होती है वो इवेंट सेलिब्रेट कर रही होती है। इंडिपेंडेंस डे के हवाले से कम्युनिटी लेवल पर इवेंट्स सेलिब्रेट होते हैं। इसके साथ साथ अगर इवेंट्स के हवाले से बात करें तो दुनिया की कुछ बुलंद तरीन इमारतें हैं और उनमें से बुर्ज खलीफा भी है। और बुर्ज खलीफा भी कल पाकिस्तान के झंडे के रंग से रंगा गया और हमने देखा कि पूरी दुनिया में जो है इसकी वीडियो भी बहुत ज़्यादा वायरल हुई और शायकीन आते भी हैं बुर्ज खलीफा को देखने पूरी दुनिया से। इट्स गुड टूरिस्ट स्पॉट एज वेल। और कल पाकिस्तान का यौम आज़ादी मनाया गया तो बड़ी तादाद में लोग बुर्ज खलीफा में पाकिस्तान का झंडा जो आप स्क्रीन पर दिख रहे हैं ये देखने के लिए जमा हुए। अच्छा, इस पर बड़ी ज़बरदस्त लेज़र लाइट्स का इस्तेमाल किया जाता है और हम देखते हैं कि अब ये एक रिवायत सी बन गई है। हर साल 14 अगस्त पर बुर्ज खलीफा जो कि दुनिया की बुलंद तरीन इमारत है, इसको पाकिस्तानी परचम के रंगों में रंग दिया जाता है। बड़ी तादाद में पाकिस्तानी मौजूद हैं, कश्मीरी मौजूद हैं यूएई में, जो कि इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठे भी होते हैं। फिर शाम के वक्त जब ख़ास तौर पर ये इवेंट होता है तो उसके लिए वो बुर्ज खलीफा के आसपास मौजूद भी रहते हैं। इसके साथ साथ हम जिक्र करते चले, जैसे मानू ने कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्युनिटी लेवल पर सेलिब्रेट करते हैं, वहीं पर बाकायदा सरकारी सतह पर भी सेलिब्रेट किया जाता है। पाकिस्तानी सफारत खानों में परचम कुशाई की तकरीबात की जाती हैं, पाकिस्तान के हाई कमीशंस में परचम कुशाई की तकरीबात की जाती हैं, जिसमें हमारे ऑफिशियल्स उनके साथ साथ जो पाकिस्तानी मौजूद हैं वहाँ पर वो भी उनमें हिस्सा लेते हैं। और कल भी ऐसा हुआ, पाकिस्तानी सिफारत खाने और हाई कमीशंस में परचम कुशाई की तकरीब जो थी वो की गई और उसके साथ साथ सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म के जो खसूसी पैगामात थे वो भी पढ़कर सुनाई दिए गए। वहाँ पे हमने सोशल मीडिया पर वो वीडियोस देखी, हमने देखा कि जिस तरह ब्रिटिश हाई कमीशन हो या पाकिस्तान में मौजूद डिफरेंट एम्बेसीज हों वहाँ पे परचम कुशाई की गई। परचम कुशाई के साथ साथ रिजवान एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ मुझे सामने आई और मुझे बड़ा अच्छा लगा और मैं सोच रही थी कि प्रोग्राम में इस हवाले से हम बात करेंगे। हम हमेशा देखते हैं कि जब बचपन में 14 अगस्त की तकरीब होती थी तो हम सारे जो है कभी फौजी उस लिबास में नज़र आ रहे होते थे, कभी परचम के रंगों में रंगे हुए कपड़े होते थे हमारे। लेकिन अब जो रिसेंट ईयर्स गुजरे हैं उसमें मैंने ये देखा है कि जो 14 अगस्त की तकरीब होती हैं एम्बेसीज में उसमें भी पाकिस्तान का जो परचम है ग्रीन एंड वाइट कलर के जो है लिबास पहने जाते हैं और प्रॉपर्ली ट्रिब्यूट पेश किया जाता है। एंड वी आर सो ऑनर्ड कि पाकिस्तान का जो सॉफ्टर इमेज पूरी दुनिया में गया हुआ है उसी की वजह से पाकिस्तान को इज्जत दी जाती है, पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज किया जाता है, एक्नॉलेज किया जाता है पाकिस्तानी एफर्ट्स को भी। अब जरा तो हम कहते हैं ना कि वी ब्लीड ग्रीन। बिल्कुल जनाब, एंड वी ब्लीड ग्रीन। और हम हमेशा अपने मुल्क के लिए काम करते रहेंगे और हम सब ने काम करना है अपनी तरक्की के लिए, अपने मुल्क की तरक्की के लिए। अब ज़रा काम के हवाले से बात करें तो आजकल ये सारे PDMAs देखा जाए या हम देखते हैं कि अंडर NDMA और दीगर इदारे, इवन पाकिस्तान नेवी भी सारे बड़े मोबिलाइज हुए हैं क्योंकि मानसून वेदर है। और मानसून वेदर में जो प्रेडिक्शंस थी उसके अकॉर्डिंगली अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी ऐसा बड़ा डिज़ास्टर नहीं हुआ। कहा यह जा रहा था कि 2012 या 2014 की जो बारिशें थी, जो मानसून वेदर था उससे 30% ज़्यादा इस दफ़ा होंगी, बारिशें हुई भी, लेकिन मैनेजमेंट अच्छे से जारी है। और हम देख रहे हैं कि अब आज से एक नया स्पेल स्टार्ट हुआ। जब हम स्टूडियो आ रहे थे तो बारिश का एक आगाज़ बड़ा ज़बरदस्त सा हुआ, दिन का आगाज़ बारिश से हुआ। खबरें तो मानूर कल शाम से थी, 14 अगस्त से लेकर 18 अगस्त तक के स्पेल के हवाले से। और कल शाम रावलपिंडी, इस्लामाबाद में, पाकिस्तान के बलाई इलाकों में, सेंट्रल पंजाब में मौसम और ये सिस्टम डेवलप हो चुका था। और अब जिस तरह से प्रेशर डेवलप होता है, ये लो प्रेशर एरियाज होते हैं, अब तो हमें भी इतना मालूम हो गया है, हमारे एक्सपर्ट्स आते रहे प्रोग्राम में हमें बताते रहे हैं कि बारिश का मौजब क्या होता है। हम समझते थे कि तेज़ हवाएं चलेंगी, गहरे बादल आएंगे तो बारिशें हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। हवा का लो प्रेशर जो है कम दबाव बन गए। जी बिल्कुल। और अब इस वजह से रावलपिंडी, इस्लामाबाद में बारिश का आगाज़ हो चुका है, पाकिस्तान के दीगर शहरों में। और ये स्पेल स्कैटर्ड पाकिस्तान में, ओवरऑल पाकिस्तान में बारिशों का बायस बनेगा, जिसमें जनूबी पंजाब भी शामिल है, शुमाल मशरकी पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध के इलाके, खैबर पख्तूनख्वा के इलाके भी शामिल है। और कहा यह जा रहा है कि शायद
ये सिस्टम रीच आउट करेगा कहीं ना कहीं गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बारिशों का बायस बनेगा। बिल्कुल जनाब, तो अब हम जानेंगे हमारे एक्सपर्ट से कि अब ये जो बारिशों के आने वाले अगले स्पेल हैं ये कितने ज़्यादा स्वेर हो सकते हैं, इनसे क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, क्या ये भी कम वक्त में ज़्यादा बारिशें होंगी या स्लोली एंड ग्रेजुअली कंटिन्यूसली ये बारिशें चलेंगी। और इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है शाहिद अब्बासी साहब ने, जो कि चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हैं फ्लड फोरकास्टिंग डिवीज़न लाहौर। शाहिद अब्बास साहब, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं और आप से ये जानना चाहेंगे सबसे पहले कि जो बारिशों का नया सिलसिला शुरू हुआ है ये कितनी स्वेर बारिशें होंगी। जी शुक्रिया। बारिशों का जो सिलसिला कल से शुरू हुआ है ये अगले 3 दिन तक जारी रहेगा और इसमें से बड़ी खुशगवार और अच्छी बारिशें, और अब तक हमारी जैसे प्रेडिक्शन थी कि इस साल जो बारिशें होंगी नॉर्मल से 25 से 30% ज़्यादा होंगी, तो अभी तक जो बारिशें पूरे पाकिस्तान में हुई हैं वो 15-16% नॉर्मल से ज़्यादा हो चुकी हैं। लेकिन उसके बावजूद कोई ऐसी नहीं हुआ जिससे हमें कोई बहुत सारे प्रॉब्लम हो। हम टाइमली जितने 5-6 स्पेल हुए इन्फॉर्म करते रहे और उसके एरिया को भी आइडेंटिफाई करते रहे, और इस 15-16% एक्सेस बारिशें होने के बावजूद जो हमारे शुमाली इलाके हैं जिसमें KPK है, कश्मीर है और गिलगित बल्तिस्तान है, तो वहाँ अभी तक नॉर्मल से बारिशें कम हैं। तो अब जो स्पेल है तो ये हमारे नॉर्दर्न एरिया में और अपर पंजाब में जो है बड़ी अच्छी बारिशें देगा, जिसमें KPK में, कश्मीर में और किसी हद तक गिलगित बल्तिस्तान में भी अच्छी बारिशें होंगी। उसके अलावा ये कि हमारा डैम जो है तरबेला तकरीबन 98% के करीब फिल हो चुका है और मंगला डैम में अभी काफ़ी गुंजाइश है। ये जो बारिशें होंगी बहुत अच्छी होगी, लेकिन इसमें दरियाओं में पानी तो बड़ा अच्छा है, लेकिन कोई ऐसी तूफानी सूरत हाल नहीं होगी कि जिसमें दरियाओं में कोई बहुत बड़ी फ्लडी सिचुएशन बन सके। और उसके अलावा जो हमारे ईस्टर्न रिवर हैं जिसमें सतलुज है, रावी है, चनाब है, तो उनमें भी बड़ी अच्छी बारिशें होंगी। लेकिन उसमें हम भी जो हमारे इंडिया के जो डैम है उसमें भी बड़ी गुंजाइश है, तो उसमें फिलहाल कोई ऐसी खतरनाक सैलाबी सूरत हाल की तो नज़र नहीं आती। लेकिन ये हमारे पंजाब में और जो हमारे चावल के इलाके हैं और बाकी इलाकों में बड़ी अच्छी बारिशें होंगी जो बहुत अच्छी और यूज़फुल है। उसके अलावा ये कि जब ये स्पेल गुजरेगा तो अब मानसून का जो सीज़न है इस स्टेज पे आ चुका है कि मिड अगस्त के बाद उसमें से हबस में आस्ता आस्ता कमी होना शुरू हो जाती है और डे टाइम टेम्परेचर या सूरज की शिद्दत में कमी आती है। तो इस स्पेल के बाद ये जो 18 तारीख को ख़त्म होगा तो इसके बाद जो पंजाब में और पाकिस्तान में सख्त तरीन हबस की सूरत हाल गर्मी थी उसमें वाज़ेह तौर पर कमी आ जाएगी। ये तो बड़ी अच्छी खबर सुनाई है आपने, और यकीनी तौर पर नाज़रीन इस बात से ज़रा खुश होंगे क्योंकि बारिश का इंतज़ार तो करते हैं, बारिश होने से पहले और बारिश होने के बाद जो हब्स है वो ज़्यादा परेशान कुन होता है। तो अभी हमने देखा कि लाहौर में रिकॉर्ड टूटा कुछ दिन पहले बारिशों का, फिर रावलपिंडी इस्लामाबाद में कम वक्त में 2 दिन में 144 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। ये जो 18 तारीख तक स्पेल है कितनी रेन एक्सपेक्टेड है, और अगर खुदा न खास्ता ज़्यादा बारिश होती है तो अर्बन फ्लडिंग से बचाव के लिए क्या इकदाम हैं, क्या इंतजाम हैं, अलर्ट जारी किए गए इस हवाले से? शाहिद अब्बास साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? शाहिद अब्बास साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हैं फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर है। और इस बार हम देखते हैं कि आज जो बारिशों का स्पेल स्टार्ट हुआ और कल रात से कुछ जगहों पे हल्की हल्की बूंदाबांदी हुई, लेकिन आज 15 अगस्त है। 15 अगस्त को आज जब हम स्टूडियो आ रहे थे तो बहुत तेज़ बारिश स्टार्ट होगी। 18 अगस्त तक प्रिडिक्टेड है ये स्पेल। इसके बाद के स्पेल्स कहा जा रहा है जो अगस्त के हैं वो ज़्यादा होंगे और कॉन्टीन्यूटी में होंगे, जो कि हमने जुलाई में देखा नहीं थे, लेकिन इससे पहला स्पेल भी कॉन्टीन्यूटी में था और उससे जो है वो फिर प्रिडिक्ट हो सकता है कि हम कितना जो है उसको मैनेज कर सकते हैं या नहीं, जो डिज़ास्टर्स सिचुएशन हो जाती है। लेकिन इवेंचुअली कम वक्त में ज़्यादा बारिश ज़्यादा मुतासर करती है और हम देख रहे हैं कि चैलेंज है हमारे लिए। बिल्कुल, लेकिन हम देख रहे हैं रिजवान पाकिस्तान के जो सरकारी इदारे हैं वो मिलकर काम कर रहे हैं ताकि कोई भी ऐसी इमरजेंसी की सिचुएशन हो, इवन हमारी नेवी तक इसमें इन्वॉल्व है कि कोई भी अगर कोई डूब रहा है, कोई बच्चा है, ये जो हम थोड़ी थोड़ी हमारी छोटी छोटी नेग्लिजेंस होती है इसमें भी रेस्क्यू हमारे एडवेंचर्स भी होते हैं कुछ, हम जानबूझकर ऐसे मौसम में या तो नहाने के लिए नहरों में, नदी नालों का, दरियाओं का रुख करते हैं, समंदर का रुख करते हैं, या फिर पहाड़ी इलाकों का सफ़र शुरू कर देते हैं कि जी ये मौसम, यही मौसम है, इस गर्मी के मौसम में बारिशें हैं, हम इंजॉय करेंगे। देखने में, सोचने में अच्छा लगता है, लेकिन खुदा न खास्ता किसी भी नागहानी आफत की सूरत में हमारे लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं। फिर न सिर्फ हमारे लिए मसाइल बल्कि जो फैमिलीज हमारे साथ ट्रैवल कर रही होती हैं या फिर उसके बाद रेस्क्यू वाले जो इदारे हैं उनके लिए वहाँ पर पहुँचना, मशीनरी का पहुँचाना, ये ज़रा मुश्किल काम होता है, टाइम टेकिंग ये पूरा इवेंट होता है।
अब शाहिद अब्बास सही। साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बिल्कुल जनाब, उनसे शाहिद साहब आपसे हम ये जानना चाह रहे थे कि हम देख रहे हैं कि बारिश के हवाले से इकदाम भी किए जा रहे हैं कि खुदा न खास्ता कोई ऐसी सिचुएशन हो तो पाकिस्तान में डिफरेंट इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। अब ऐसी सिचुएशन में लाहौर का देखा जाए तो आगे की क्या सिचुएशन है, ये वाला जो स्पेल है ये कितना स्वेर होगा, और ख़ास तौर पे इस स्पेल के हवाले से क्या इकदाम किए जा रहे हैं कि पानी ना खड़ा हो, आवाम जो है स्मूथली अपने सारा जो रोज़मर्रा की रूटीन टास्क है उसको लेकर चले। जी, ये बारिश तो अच्छी होगी, और उसमें क्योंकि मानसून में तेज बारिश भी होती है, तो बड़े शहर हैं जिसमें पिंडी है, गुजरांवाला है, लाहौर है, फैसलाबाद, मुल्तान, ये 3 पंजाब के बड़े शहर हैं जिसमें से अगर तेज बारिश होती है, क्योंकि इनका एरिया काफ़ी ज़्यादा है और बारिश होती है तो पानी का जो है अकोमोलेट वॉल्यूम जो है वो इतना हो जाता है कि जिसको हमारा सिस्टम जो है वो उसको ड्रेन आउट नहीं कर पाता, क्योंकि हमारे सिस्टम की जो कैपेसिटी लाहौर की है तो 25-30 मिलीमीटर एक घंटे की है। अगर आध घंटे में 20-25 मिलीमीटर बारिश हो जाती है या एक घंटे में 30-40 मिलीमीटर से ज़्यादा होती है तो उसको हमारा सिस्टम ड्रेन आउट नहीं कर पाता है। तो उसके लिए फिर ये होता है कि निचेबी इलाकों में पानी जमा हो जाता है और वो कुछ देर में वो निकल जाता है। और दूसरा ये होता है कि जैसे लाहौर इतना बड़ा शहर है, इसका डायामीटर कोई 50 किलोमीटर से भी ज़्यादा है, तो इसमें अगर बड़ा स्पेल आजकल जैसे होता है तो पूरे शहर में एक ही वक्त में अगर बारिश शुरू होती है तो फिर वो पानी बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है, और बाज़ दफ़ा ऐसी बारिश होती है कि सारे शहर में नहीं होती, तो फिर वो पानी उतना नहीं होता। तो आजकल की जो बारिशें एट ए टाइम में होती हैं और ज़्यादा तेज़ भी होती है, और बड़ा सिस्टम जो है पूरे शहर को एक ही वक्त में बारिश बरसा रहा होता है, तो फिर इनमें मानसून में अक्सर ये प्रॉब्लम हो जाता है कि हमारा सिस्टम उसको ड्रेन आउट नहीं कर पाता। लेकिन हमारे अदारे बड़ी एफिशिएंटली फील्ड में होते हैं, और जहाँ कोई सिस्टम चोक हो रहा था, जहाँ जहाँ वो कर सकते हैं तो बड़ी एफिशिएंटली उसको पानी को निकालने की कोशिश करते हैं, और एक मुनासिब टाइम में और उसको निकाल पाते हैं जिस तरह भी पानी का वॉल्यूम हो। अच्छा, शायद अब्बास साहब आपसे जानना ये भी चाह रहे थे कि हमने देखा है कि कुछ दिन पहले लाहौर में जो बारिश हुई है उसने 40 साल से ज़्यादा का रिकॉर्ड तोड़ा है, इतना पुराना रिकॉर्ड टूटा और कम वक्त में इतनी ज़्यादा बारिश हुई। फिर रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी 140 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हुई है, बहुत कम वक्त में ये बारिशें हुई हैं। अब अर्बन फ्लडिंग से बचने के लिए क्या इकदाम, क्या इंतजामात हैं, क्या आपने उसको उस हवाले से कुछ अलर्ट जारी किए हैं लोगों के लिए भी, फिर बाकी इदारों के लिए भी? देखिए, अदारे जो हैं जैसे हमारे वासा के जितने भी शहरों में, तो उनको चूंकि हर बारिश में इससे वास्ता पड़ता है तो वो अपने लिहाज से इसके ऊपर प्लानिंग भी करते हैं, इंतज़ाम भी करते हैं और फ्यूचर को देखते हुए कुछ इकदाम करते हैं। तो लाहौर में उन्होंने क्या किया है कि उसमें से जो अंडरग्राउंड वाटर जो है सोर्सेज बनाए हैं जिसमें से पानी स्टोर होता है। लाहौर में 5-6 जो मेन रोड के जहाँ पानी जमा होता था लारस गार्डन में और कहीं बनाए, तो जिसमें से फौरी तौर पे पानी जो है वो निकालने के बजाय वहाँ जमा हो जाता है, उसको बाद में यूटिलाइज कर दिया जाता है। तो लाहौर में अभी प्लानिंग और भी इनकी वास्ता की जो ही इनका कि आने वाले सालों में या आने वाले वक्त में ये इस काफ़ी ज़्यादा जो है इस तरह के स्टोरेज बना रहे हैं जिससे फौरी तौर पे जो पानी है वहाँ स्टोर हो जाएगा और रोड से वो पानी जो है फौरी तौर पे जो है निकल जाएगा। और बाकी सही। शहरों में भी इस तरह के रिचार्जिंग वेल जैसे इस्लामाबाद में रिचार्जिंग वेल बना रहे हैं ताकि पानी जमीन में अंडरग्राउंड जो है वो जज़ब हो जाए। सही। शाहिद साहब, आप फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन से आपका ताल्लुक है, तो क्या फ्लड के तो कोई चांसेस नहीं है आइंदा आने वाले स्पेल्स में? देखिए, जो आने वाले स्पेल है इसमें से अगर हम दरियाओं की बात करें तो दरियाओं का जो सैलाबी सूरत है वो तो काफ़ी हद तक महफूज है। ऐसी सिचुएशन है, हमारा तरबेला डैम है, इसमें फिल भी हो जाएगा, तो इसमें से अगर पानी का बारिशों से होता है अभी तो 3-4 लाख का, तो 3-4 लाख तरबेला से निकलेगा, तो इंडस में बिल्कुल सेफ है, कुछ नहीं होता है। और बंगला डैम हमारा जो है उसमें इतनी गुंजाइश है कि कोई भी बड़ा स्पेल होगा उसमें वो समा जाएगा। उसके अलावा जो हमारे ईस्टर्न रिवर है तो उसमें से इंडिया के डैम की पोजीशन इतनी है कि वो 50% के करीब खाली पड़े हैं, तो वो ऐसी सूरत हाल है कि वो पानी छोड़ेगा। और थोड़ी सी सूरत हाल ऐसे हो सकती है कि अगर इंडिया के डैम और पाकिस्तान बॉर्डर के दरमियान जो एरिया उसमें कोई होती है तो उसका पानी आ सकता है। उसके अलावा चनाब दरिया चनाब के और रावी के जो नदी नाले हैं उनमें चूंकि गुंजाइश बहुत कम होती है, उसमें से जो है तुगयानी आ सकती है, उनके किनारों पर रहने वालों को लोगों को कुछ देर के लिए परेशानी हो सकती है। उसके अलावा जो हमारे जो बड़े शहर हैं इसमें से अर्बन जो है फ्लडिंग या नशेबी इलाकों में पानी भर सकते हैं, बाकी
कोई बहुत बड़े आबी सूरत हाल का जो ज़्यादा देर तक रहे और ज़्यादा एरिया को मुतासर करे, उसकी फ़िलहाल ऐसी कोई सूरत हाल नज़र नहीं आती। बिल्कुल सही। मतलब हमारे दरिया जो हैं वो मामूल के मुताबिक बह रहे हैं, ख़ासतौर पर हमारे जो अपर एरिया के दरिया हैं, दरिया सिंध है, झेलम है, चिनाब है, जबकि रावी और सतलुज में उस तरह से बारिशों के बाद सिचुएशन डेवलप हो सकती है, लेकिन उसका भी कोई खदशा मौजूद नहीं है। बहुत शुक्रिया शाहिद अब्बास साहब, आप चीफ मेट्रोलॉजिस्ट और फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर से आपका ताल्लुक, और आप आगाह कर रहे थे मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से, ख़ासतौर पर इन बारिशों की वजह से अगर खुदा न खासा ज़्यादा पानी आता है तो उसके लिए क्या इंतजाम, क्या इकदाम किए गए हैं। बिल्कुल जनाब, जहाँ पे बारिश आना शुरू हो जाती है वहाँ पे साथ साथ बारिश के, मानसून के, बरसात के बहुत सी बीमारियाँ भी जन्म लेती हैं। हम अक्सर जब बारिश के हवाले से बात करते हैं, बरसात के हवाले से बात करते हैं, शायरों और अदीबों ने जो है ना इसका एक बड़ा हमें डिफरेंट रुख दिखाया है। पहली दफ़ा हुआ है कि आपने बारिश का जिक्र किया और उसमें खाने पीने के बजाय बीमारियों का जिक्र किया, क्योंकि बीमारियां कुछ खाने से रिलेटेड भी होती हैं। जब बारिश होती है और हम रोज़ अगर बहुत से पकोड़े खाएंगे तो फिर हम अफेक्ट होंगे, और ये हम जानेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम एक्सपर्ट डॉक्टर मौजूद हैं उनसे कि ये जो बीमारियां आती हैं बरसात के साथ साथ, जिनके बारे में ना तो शायरों ने जिक्र किया, ना अदीबों ने जिक्र किया, और हम सुबह पाकिस्तान में जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि हम देखते हैं क्या इर्द गिर्द जो है हॉस्पिटल्स में लोग जो है भाग भाग के जा रहे हैं, क्योंकि पेट की बीमारियाँ हैं। चलते फिरते रोड साइड से हम कुछ भी खा पी लेते हैं और वो हमें कितना अफेक्ट करता है। फिर जो घर में खाना बन रहा होता है उस पर भी जिस तरह मक्खियाँ बैठ रही एक और चीज़ भी है ना कि पेट, इसको हम इतना इजी लेते हैं, इतना इजी लेते हैं कि हमें लगता है कि हम कुछ खाएं पिएंगे तो पेट मुतासर हो जाएगा, और अगर खुदा न खास्ता पेट मुतासर हो गया है हाँ। तो हमें ये लगता है कि हम खुद से ही इसको ट्रीट भी कर लेंगे। हम कुछ ऐसे अद्वियात मौजूद हैं, कुछ सैशेज़ मौजूद हैं, कुछ ऐसी गोलियाँ मौजूद हैं, हमें लगता है कि पेट में सिर्फ और सिर्फ हाजमे का एक खराबी होती है जिसकी वजह से मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स होते हैं। ऐसा नहीं है। इसमें एक्चुअल में कितना कंसर्न होता है और इसकी वजह से और कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल जनाब, और ये जानेंगे हम गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट से, और हमें ज्वाइन किया है प्रोग्राम में डॉक्टर इरफान अली ने। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम आपसे जानेंगे कि बरसात अपने साथ साथ कौन कौन सी बीमारियां लेके आती है। मैडम, जब भी बरसात हो या सैलाब हो ना, उसके बाद जो वाटर बॉर्न डिजीज़ हैं वो बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, जिसमें पर्टिकुलरली पाकिस्तान में जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा खतरा होता है वो डेंगू और मलेरिया का। इसके बाद मच्छरों की अफजाइश होती है, मच्छरों से जितनी भी बीमारियाँ होती हैं वो फैल सकती हैं। सेकेंडली, हमारे नवाही इलाकों में या जो इंटीरियर पंजाब में बारिशों के बाद जिस चीज़ का सबसे बड़ा मसला होता है वो साफ़ पानी की अवेलेबिलिटी का मसला होता है, क्योंकि लोग चश्मों और नदी नालों का पानी वगैरह बेसिकली इस्तेमाल करते हैं, बोरिंग का पानी इस्तेमाल करते हैं, वो कंटेमिनेटेड हो जाता है। उससे क्या होता है कि आपको जो सबसे कॉमन बीमारी है टाइफाइड, बड़ा बुखार जिसे आम ज़बान में कहते हैं, हम लोग जिसे एंटेरिक फ़ीवर कहते हैं। अनफॉर्चुनेटली जिस तरह आप अभी कह रहे थे कि हम खुद से दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, इसकी वजह से ना एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। वो टाइफाइड फीवर जो आज से कुछ अर्से पहले तक जिसका इलाज 2-2.5 हज़ार रुपये में हो जाता था, अनफॉर्चुनेटली वो तमाम दवाइयों से रेजिस्टेंट हो चुका है। तो आजकल जिस दवाई से मोस्ट जो टाइफाइड फीवर बेहतर होते हैं उसका इलाज लाख से 1.5 लाख रुपये तक चला जाता है, क्योंकि आम दवाइयों से वो ठीक ही नहीं होता। तो जो भी आप बात कर रहे थे कि ये वो हमारी आदत कि हम खुद से एंटीबायोटिक ले लें और खुद से एंटीवायरल ले लें। जी बिल्कुल। तो अब ना 1 या 2 दवाइयाँ बच गई हैं, और वो दवाइयाँ भी बेतहाशा इस्तेमाल होना शुरू हो चुकी है। पिछले दिनों सिंध गवर्नमेंट और पंजाब ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने बाकायदा अखबार में इश्तिहार दिया है कि ये 2 दवाइयाँ बच गई हैं टाइफाइड के लिए पाकिस्तान में, तो आप इन दोनों का गैर ज़रूरी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अगर इन 2 से भी रेजिस्टेंट हो गए फिर हमारे पास कोई ऐसी दवाई मौजूद ही नहीं है जिससे हम टाइफाइड का इलाज करें। और टाइफाइड एक दुख की बात है कि ये वो बीमारी है जो पूरी दुनिया में ऐसा समझी नहीं जाती, और हम इन पाकिस्तान या इवन इन इंडिया और बांग्लादेश जो हम सब कॉन्टिनेंट के एरिया है, इन तीनों जो ममालिक में टाइफाइड वो एक बहुत बड़ी बीमारी बन गई है। और अच्छा, हैजा भी तो होता है ऐसी जी कंटेमिनेटेड वाटर की वो वजह वाटर से। बॉर्न डिजीज़ में होता है, जिसमें गैस्ट्रोएंटेराइटिस होता है कि आपको मोशन लग जाते हैं, उल्टियाँ हो सकती हैं। समहाउ वो सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ होती है, 3 to 5 डेज़ बाद पेशेंट बेहतर हो जाता है। हैज़े का ताल्लुक इससे भी है और गर्मी से भी है। गर्मी हफ्ज़ वाले जो मौसम में मोशन पेशेंट्स को लग जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाती है, हीट स्ट्रोक हो जाते हैं, इस तरह के मसाइल होते हैं, वो सेल्फ लिमिटिंग है, बेहतर हो जाते हैं मेडिकेशन से। जो एक अलार्मिंग सिचुएशन पाकिस्तान फेस कर रहा है वो एंटेरिक फीवर टाइफाइड का है कि उसका इलाज आम दवाइयों से मुमकिन नहीं है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके पास पेशेंट आते होंगे, बहुत से लोग ऐसी बातें भी करते होंगे कि हम तो बाहर से कुछ खाते नहीं है, हमें कैसे हो गया। हमारे माइंड में ये है कि जो चीज़ हम बाहर से लेंगे वही कंटेमिनेटेड है, उसी में जरासीम है। जो घर में बना रहे हैं, बेशक हमें स्वेटिंग हो रही हो, बेशक उसमें मक्खियाँ बैठ रही हो, हम उस पर फोकस नहीं करते। आपकी जो प्रैक्टिस है, आपके पास हर तरह के जो माइंडसेट से रिलेटेड लोग हैं वो आते होंगे, हर तरह की बीमारी से रिलेटेड लोग आते होंगे, अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते होंगे। ये जो हम घर में बना रहे होते हैं खाना या बाहर से भी लेते हैं, ज़्यादातर लोग अब जॉब कर रहे होते हैं, एक टाइम का खाना तो बाहर से होता ही होता है। जी। किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है घर में भी और बाहर भी खाना बनाते हुए इस मौसम में? क्योंकि जब हम 5 मिनट किचन में जाते हैं तो टू बी वेरी ऑनेस्ट वो ऐसी सिचुएशन होती है हम खुद अपने आप को शीशे में देख लें तो अपना बनाया हुआ खाना ना खाएं हम। अच्छा मैडम, पीटीवी बहुत ज़्यादा देखा जाने वाला चैनल है। मैं गिलगित बल्तिस्तान से मेरा ताल्लुक है, लास्ट गांव से जो इंडियन बॉर्डर के पास है, वहाँ भी पीटीवी देखा जाता है। तो मैं उस तवज्जुह से एक ना जनरल पॉपुलेशन को एक बात बताना चाहता हूँ कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना,
कभी डॉक्टर को ये ना बताया कि नहीं मुझे मैदे का मसला है या मेरा पेट ख़राब हो गया। डॉक्टर को डिसाइड करने का मसला क्या है। हार्ट अटैक जितने भी मिस हो जाते हैं हार्ट अटैक, वो रॉन्गली ट्रीट हो रहे होते हैं मैदे की बीमारी के तौर पे। पेशेंट आता है कि मुझे मैदे का मसला है, वो किसी हॉस्पिटल में जाता है, मैदे का इंजेक्शन लगवा के आ जाता है। एक्चुअली उसको चल रहा होता है दिल की नीचे वाली दीवार का हार्ट अटैक चल रहा होता है और वो मिस ऑन हो जाता है। सही। तो तमाम पेशेंट्स, तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है, जब भी आप हॉस्पिटल होते हैं डॉक्टर को बताएं मुझे यहाँ दर्द है, और फिर उसको मौका दें वो आपसे सवाल पूछे। हमारे यहाँ इमरजेंसी में भी एक रिवाज है, डॉक्टर साहब मैदे का दर्द है मुझे फ़ौरन से इंजेक्शन लगाएं। ना वो डॉक्टर को बात करने देते हैं ना बात सुनने देते हैं, बस इंजेक्शन लगाएं, नहीं तो मैं तो खत्म डॉक्टर हो से जाऊंगा। ज़्यादा पता होता है ना। जी, वो इंजेक्शन लगवा के चले जाते हैं और ये मिस हो जाती हैं। डॉक्टर या हॉस्पिटल एट लॉस नहीं होता, आपकी ज़िंदगी एट कॉस्ट होती है, तो ये नुकसान होता है। सेकेंडली मैडम जो आपने पूछा ना, हमारे जो कुछ भी आप खा रहे हैं अल्टीमेटली उसने मैदे में ही जाना है। बहुत ज़्यादा इफेक्ट है, मल्टी फैक्टोरियल है। मैदे के कुछ ऐसे ज़्यादातर पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको सारी ज़िंदगी इशूज़ चल रहे होते हैं दवाई लेने के बावजूद भी। इशू ये होता है कि मैदे की जितनी भी बीमारियाँ होती हैं वो मल्टी फैक्टोरियल होती हैं। वो आपकी मेंटल हेल्थ पे डिपेंड करता है, आपकी फिजिकल हेल्थ पे डिपेंड करता है, आपकी क्वालिटी ऑफ मील पे डिपेंड करता है, जो कुछ आप खा रहे हैं। बाहर का खाना भी इशू करता है और घर का खाना भी इशू करता है। गर्मियों में एक इशू ये होता है खाना ख़राब हो जाता है बहुत जल्दी। उसमें जो हमारे मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो अवन में भी वो 5-6 सेकंड के लिए खाना इतना गर्म करते हैं, ठंडा खा लेते हैं, जिसकी वजह से मसाइल होते हैं। घर में भी अगर हाइजीनिक कंडीशंस आप मेंटेन नहीं रखते हैं उसकी वजह से मसला होता है। घरेलू जो लोगों में सबसे ज़्यादा मैदे के इशूज़ होते हैं, मोशन वगैरह लग जाते हैं, वो ये होता है कि रीहीटेड फूड प्रॉपर्ली हीट नहीं करते, फ्रिज से निकला थोड़ा सा गर्म करके खा लिया, क्योंकि हम लोग जल्दी में होते हैं। बाहर का खाना मैडम बहुत बड़ा फैक्टर है हमारे मैदे के इशूज़ में। आपको अगर वो मोशन नहीं भी करता, मैदे की जितनी बीमारियाँ हैं जिसमें दर्द का होना, जलन का होना, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ होती है जिसमें खाना वापस आता है, आपकी सारी नाली जलती है, उसमें तली हुई चीज़ें, मिर्चों वाली चीज़ें, इवन चाय, ग्रीन टी, कॉफ़ी, एक बड़ा मिसकंसेप्शन ग्रीन टी भी? जी, जितनी भी पत्ती वाली चीज़ें होती है ना, अच्छा, जो टी ग्रीन होता टी है। तो ऐसे इस वजह से भी ली जाती है, एसिडिटी हो रही है ग्रीन टी ले लें, डाइट करनी है ग्रीन टी ले लें। चाय बहुत अच्छी चीज़ है, आपको मेंटली फ्रेश रखता है ये, लेकिन अगर पर्टिकुलरली मैं सिर्फ स्टमक के हवाले से कहूँ, ये एसिडिटी ज़्यादा करते हैं जितनी भी टी एक्सट्रैक्ट्स हैं, चाहे ग्रीन टी है, कॉफ़ी है। लेकिन हमें तो डॉक्टर साहब, हमने तो ये सुना है कि चाय में अगर आप ख़ास तौर पर जो ब्लैक टी होती है उसमें अगर आप दूध मिला लें और उसको बॉयल कर लें तो वो एसिडिटी और गैस्ट्रो का ज़्यादा रीज़न होता है, आपको गैस के इशू ज़्यादा हो जाते हैं। जी, अगर ना आप चाय में दूध मिला लेते हैं तो जो पत्ती की जो एफिकेसी है या जो उसकी जो क्वालिटी है वो थोड़ी कम हो जाती है। अगर आप प्योर ब्लैक टी पीते वो मसला करता है। इवन देन अगर कोई पहले से पेशेंट है मैदे का, जिसको मैदे की दर्द, जलन और गर्ड या गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ का इशू है या पेप्टिक अल्सर डिजीज़ है, तो मैदे में जलन रहती है, तो उसको ये तमाम चीज़ें छोड़ देनी चाहिए, इंक्लूडेड सिगरेट, नस्वार और वो तमाम चीज़ें। एंड व्हाट अबाउट योगर्ट, दही का कर इस्तेमाल सकते हैं कितना मैडम, बिल्कुल बेहतर दही का इस्तेमाल बहुत अच्छी चीज़ है दही। अच्छी चीज़। अच्छा, एक और मिसकंसेप्शन है कि दूध दही लेके ना हमारे लोग बीमार हो जाते हैं। उसका सबसे बड़ा फैक्टर एक बीमारी होती है लैक्टोज इंटॉलरेंस। लेकिन लैक्टोज इंटॉलरेंस अगर 100 लोगों में डायग्नोज हुई ना तो प्रैक्टिकली सिर्फ 2 लोगों को वो बीमारी होगी। हमारे यहाँ बहुत दूध अर्ली दही एज का- में नहीं होता है? जी, बहुत अर्ली एज में? किसी एज में भी हो सकता है। अच्छा। हमारे यहाँ जो लैक्टोज इंटॉलरेंट पेशेंट होते हैं उनका मसला ये होता है एक्चुअली उनको जो चीज़ मिल रही है, जो वो दूध या घी समझ के इस्तेमाल कर रहे हैं, ना तो वो दूध है ना दही है। Exactly. उसके अंदर जो केमिकल्स होते हैं, वो जैसे मक्खन आया बना बनाया बना सिर्फ बनाया जायका गया। मक्खन जैसा है, जी, लेकिन वो बिल्कुल, साथ हाँ। ऊपर लिखा होता है कि ये मक्खन नहीं जी, है, जी। ये मार्जरीन है। ऐसे ही तो जो दूध में मिलावट होती है, जो केमिकल्स मिलते हैं ना, उससे हमारा जो गट, हमारी इंटेस्टाइन, हमारा स्टमक, उससे जो है ना एलर्जिक होता है, जिसकी वजह से मसाइल पैदा होते हैं। हम इनडायरेक्टली उसको एसोसिएट कर देते हैं कि हम लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं। तो सही, हमारा जो सही। मिग्रेन का प्रॉब्लम है या आधे सर का दर्द है या पूरे सर का दर्द भी हो, एक तो उसका स्लीप साइकिल से कनेक्शन है, दूसरा उसका मैदे से भी कनेक्शन है। गट को साफ रखने के लिए, अपने इंटेस्टाइन को साफ रखने के लिए क्या रूटीन होनी चाहिए, क्या एक्टिविटी होनी चाहिए? अच्छा, एक ना चाइनीज़ प्रोवर्ब मैंने कहीं पढ़ी थी कि जिसमें ये लिखा हुआ था कि अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी है देन यू कैन ईट एनीथिंग, और अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है तो फिर वो पानी के अलावा हर चीज़ आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर बोझ है। आप फिजिकल एक्टिविटी करें। हम लोग खाना खाते हैं, हमसे कम्प्लेक्स खाने हमारे बाबू अजदाद लेते हैं। वो देसी मक्खन, हमें याद है कि हमारे गाँव के बुजुर्ग देसी मक्खन खा जाते थे। हम लोग ज़रा सा कोई फ्राइड कढ़ाई खा लें तो हमें ना मसाइल हो जाते हैं। तो फिर रीज़न दो मील चलते भी ऐसे थे। ही बिल्कुल। तो उस इशू ये था कि फिजिकल एक्टिविटी थी, लोग खेती बाड़ी खुद करते थे, पैदल चलते थे, गाड़ियों का कंसेप्ट नहीं था। हमारे यहाँ जितने भी इशूज़ हैं उसकी सबसे बड़ी वजह है हमारी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। इवन हमारी जो मैक्सिमम है, मेरे जो पूल ऑफ पेशेंट्स हैं उनकी मैक्सिमम एक्टिविटी ये है कि वो सिर्फ गाड़ी से ऑफिस जाते हैं और वो भी लिफ्ट यूज़ करते हैं और ग्राउंड फ्लोर से वापस गाड़ी में जाते डॉक्टर हैं। साहब, कुछ लोगों को मैं जानता हूँ जो वॉक करने के लिए जाते हैं सुबह की या शाम की, तो वो गाड़ी पे जाते हैं। जिम भी जाते हैं तो वॉक, घर से थोड़ा सा ज़्यादा फासला होगा, 500 मीटर का या 400 मीटर का, तो गाड़ी पे जाएंगे या बाइक पे जाएंगे और फिर वहाँ पे जाके फिजिकल एक्टिविटी करेंगे और गाड़ी पे बैठ के वापस आएंगे। बिल्कुल। तो ये जो गाड़ी है, जो हमने अपना जो है ना आसान ज़िंदगी हमने जितनी बना ली है,
उसकी वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे बड़े इशू हैं। अगर आप वॉक करते हैं सिर्फ आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का वो बेहतर नहीं कि आपकी मेंटल हेल्थ को भी बेहतर रखता है। एक बहुत ज़्यादा जो मेजर फैक्टर है जिसको हम बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं कि हमारी मेंटल हेल्थ, हमारी नींद, स्लीप साइकिल, जहनी तनाव, डिप्रेशन, परेशानी, इन तमाम चीज़ों का भी ना डायरेक्ट इफेक्ट होता है आपके स्टमक के ऊपर। Okay. और ये वो पेशेंट्स होते हैं जो बिल्कुल ठीक नहीं होते। रीज़न बिहाइंड वो मैदे की टेबलेट लेते हैं, वो डिनाइल में होते हैं कि उनको कोई डिप्रेशन का मसला है। एक मिथ समझी जाती है ना, हम लोग Anxiety और psychiatrist के पास नहीं depression जाते। आपके stomach पे बहुत affect एग्जैक्टली करती है। इसका इफेक्ट होता है और उसको हम ठीक करना चाहते हैं एंग्जाइटी और स्ट्रेस को ख़त्म करके नहीं, स्टमक की मेडिसिन लेकर। तो वो स्टमक की मेडिसिन भी लेते रहते हैं, ठीक भी नहीं हो रहे होते। और यही ऐसा भी होता है कि कुछ बच्चे जो स्कूल जाने से पहले रो रहे होते हैं, स्टमक पेन है, वो एक्चुअली एंजाइटी का शिकार होते हैं। हम भी बहुत रोते थे मैडम, स्कूल जाने से पहले हमें भी इश्यूज समटाइम्स स्टार्ट हम हो कॉलेज जाते थे। यूनिवर्सिटी वो तो बल्कि ऑफिस मुश्किल जाने से ऐसे पहले भी जिस रो दिन रहे एग्जाम्स होते के हैं। टेस्ट दौरान- होता है उस दिन दिल नहीं चाहता था जाने को। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को एग्जाम्स के दौरान फ्रीक्वेंटली पेट में दर्द वगैरह स्टार्ट होता है एंग्जाइटी की वजह से। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, इफ योर डाइजेस्टिव सिस्टम इज गुड, योर लाइफ इज गुड, क्योंकि हम मैम, देखते हैं हमारा तो डाइजेस्टिव मैडम- सिस्टम जो है अफेक्ट होता है, लेकिन खवातीन में आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो और बीमारियों की वजह से भी अफेक्ट हो रहा होता है, समटाइम्स पीसीओएस की वजह से, समटाइम्स एंडोमेट्रियोसिस की वजह से। अब वो चीज़ें होती हैं कि हार्मोन्स लिए जा रहे होते हैं। क्या किसी बीमारी का इलाज जब हम दवाई ले रहे होते हैं वो भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट कर रही होती है, और अगर कर रही होती है तो फिर उसको कैसे हम सही करें? अच्छा, मैंने फीमेल्स में पर्टिकुलरली कुछ ऐसे डेज आते हैं जो स्ट्रेसफुल डेज होते हैं उनके लिए, तो डेफिनेटली जैसे मैंने कहा कि मेंटल हेल्थ का डिपेंड करता है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर। तो उन दिनों में डायरेक्टली उनको भी गैस के मसाइल हो सकते हैं, पेट फूल सकता है, भूख कम लग सकती है, नॉजिया वॉमिटिंग की कंडीशंस रह सकती है, और उनको वो हर महीने में जब वो उनके मखसूस डेज आते हैं तो उनमें ये इश्यूज़ हो सकता है। मेडिकेशंस का डायरेक्ट इंपैक्ट होता है, जो पेन किलर्स वगैरह तो उनके हार्मोनल दवाई का मैडम इतना मेडिसिन स्टमक के जो है ना, पर्टिकुलर मैं सिर्फ स्टमक की बात करूँ तो हार्मोनल मेडिसिन का स्टमक पे इतना असर नहीं होता है। जो इश्यूज़ उनको होते हैं वो मेंटल स्ट्रेस, ट्रॉमा और दूसरी तमाम चीज़ों की वजह से मसाइल होते हैं उनको। सही। तो ये भी तो कहा जाता है ना डॉक्टर साहब कि हर चीज़ के सही इस्तेमाल जो है वो डिपेंड करता है। अब फ्रूट, जैसे आपने दूध दही का जिक्र किया, और ऐसे ही फ्रूट भी है कि है तो अच्छी चीज़, लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि प्रॉब्लम हो जाता है जब रात में कोई फ्रूट खाते हैं या निहार वो खाली पेट हम खाली मैदा कोई फ्रूट खाते हैं तो उससे गैस्ट्रिक इश्यूज हो जाते हैं। तो सही तरीका क्या है फ्रूट इस्तेमाल करने का? पर्टिकुलर जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं ना, जिसमें आप लेमन कहते हैं, माल्टा कहते हैं, जैसे सिट्रस फ्रूट होते हैं, वो स्टमक को बाज़ वक़्त तंग करते हैं। अच्छा। जी। वरना फ्रूट ना धो के खाने चाहिए प्रॉपर्ली, और एक ना स्किन पील ऑफ करके खा लें तो ज़्यादा बेहतर है। आप स्किन पील ऑफ कर दें, और जो जिस तरह एप्पल हो गया उसके आप स्किन पील ऑफ करके लें तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। फ्रूट खाने के बेस्ट में शाम को आपको एक सैलेड खा देना चाहिए। अच्छा। एक फ्रूट पर्टिकुलर नहीं खाना चाहिए, आप फ्रूट का सैलेड बना दें जिसके अंदर तमाम चीज़ें, जैसे आज के अगले सीजन है मैंगो भी लें, एप्पल भी लें, बनाना भी लें, तो वो मल्टी वाइटामिन्स आपको मिल जाते हैं। जब आप एक किस्म का फ्रूट खाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उस फ्रूट में जो वाइटामिन्स होते हैं वो आपको मिलते हैं, मगर आप बाकी तमाम चीज़ों से बच जाते हैं। देयर इज़ नो रिप्लेसमेंट फॉर नेचुरल मल्टी वाइटामिन्स। लेकिन डॉक्टर इरफान, हमारे यहाँ तो कंसेप्ट ये है कि ज़्यादा ताकत जो है वो छिलकों में होती है, बल्कि हमने देखा कि स्क्रीन पे भी बहुत सी जो है हमारे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, हमारे सेलिब्रिटीज़ होते हैं, वो कहते हैं कि मैं आम के साथ साथ आम का छिलका भी खाती हूँ ताकि आम का छिलका थोड़ा कड़वा होता है तो जो उसका फैट है वो मेरे ऊपर ना आए। फिर इसके साथ साथ ये चीज़ भी होती है कि एक कंसेप्ट है कि अगर आपने वेट लॉस करना है तो सुबह उठ के आपने नीम गर्म पानी में लीमू डाल के पीना है। अब मैं अगर सुबह उठ के नीम गर्म पानी में लीमू डाल के पीऊँ, निहार मुँह, वो मेरे स्टमक को कितना अफेक्ट करेगा? अच्छा है या बुरा है? और अगर डालें तो फिर उसमें क्या हनी भी ऐड करना है ताकि वो माइल्ड हो जाए, या क्या करना अच्छा चाहिए? मैडम, इस वक्त सबसे बड़ा जो चैलेंज है ना पूरी दुनिया में वो वेट लॉस है। टिल डेट वेट लॉस के इंजेक्शंस अवेलेबल हैं वेट लॉस के, मगर कोई ऐसा तरीका नहीं है जिसमें आपको मेहनत ना करें आपका वेट लॉस हो जाए। ये लीमू पी लेना, निहार मुँह गर्म पानी पी लेना, नो सोल्यूशन। आपको अगर वेट लॉस करें तो दौड़ लगा Metabolism वैसे ये तेज बात नहीं मैं समझ नहीं होता। पाया दौड़ भानुराज, लगानी मैं ये बात पड़ेगी। नहीं समझ पाया कि आप पानी पिएं, चाहे वो नींबू वाला हो या फिर वो सेब का सिरका हो, या फिर मुख्तलिफ सीड्स इस्तेमाल की जाते हैं, वो जाते मैदे में, वो चर्बी कैसे हमारी जो कम इसके करती है? बारे में Metabolism studies हैं। तेज हो जाता है ना। नहीं मैडम, इसके बारे में स्टडीज़ हैं कि जिस तरह लीमू, एप्पल विनेगर या ये जो लेमन वगैरह वेट लॉस करते हैं, ग्रीन टी वेट लॉस करती है। अब आप पूछे कितना हो सकता है कि 6 to 12 मंथ आप इस्तेमाल करें तो आपको 1% ऑफ बॉडी वेट लॉस हो जाए। तो इतना Oh my सिग्निफिकेंट God. हम जिस 1%? हाँ बस? 1-2% वेट लॉस हो। अगर आप 100 kg है तो आप ये ले रहे हैं तो 98 kg हो जाएगा आपको 3 से 6 माह तो में। आप अपने घर वालों में से किसी या तो किसी दोस्त की बात पे कुड़ते रहे, उससे कम हो जाएगा, उससे उससे कम कम हो चलाने से जाएगा। कम हम हो लोग जाएगा। चाहते हैं कि मैं यहाँ से बिरयानी कढ़ाई खाऊं, यहाँ से मैं लीमू वाला पानी पीऊं और सुबह मेरा वेट 100 से 90 हो जाए। Because my अगर whole आपने life मैसिव was वेट alive. लॉस करना है या तो आपने स्ट्रिक्ट डाइट करनी है या आपने एक्सरसाइज करनी है, इसके अलावा कोई शॉर्टकट नहीं वेट लॉस का। बिल्कुल सही। अच्छा, डॉक्टर डॉक्टर इरफान साहब। अली रिंचन, बहुत शुक्रिया आपका। Thank you so much. और भानुर, आप कुछ पूछना चाह रही थी? मैं ये कहना चाह रही थी कि कोई एट द एंड कोई पैगाम देना चाहे अच्छा, हमारे एक पैगाम मैं देखने देना- वालों के लिए जो कि बहुत से आपके पास इश्यूज लेके आ रहे होते हैं और उनको कुछ समझ नहीं आता। मैंने एक पैगाम मैं देना चाहता हूँ, और ये सबसे अलार्मिंग सिचुएशन है। अनफॉर्चुनेटली हम नंबर 2 पे थे हेपेटाइटिस सी में, इजिप्ट हमसे पहले था, अब हम अनफॉर्चुनेटली आगे नंबर 1 पे, यानी पाकिस्तान में इस वक्त हेपेटाइटिस सी के पेशेंट्स सबसे ज़्यादा है।
और उससे ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन ये है कि ये डाटा उन लोगों का है जिन्होंने हॉस्पिटल जाके टेस्ट करवाया है, जिनकी रैंडम सैम्पलिंग की गई है। एक मेजर चंक ऑफ हमारी पॉपुलेशन है इंटीरियर सिंध, इंटीरियर पंजाब, इंटीरियर बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान में, जिनकी ज़िंदगी में कभी टेस्ट ही नहीं हुए और वो हेपेटाइटिस सी का शिकार है। हेपेटाइटिस सी करता क्या है, 8 से 10 साल बाद आपको लीवर का कैंसर कर सकता है। और कॉमन कॉज के हेपेटाइटिस सी की फैलने से ये जो हमारे जितने भी बार्बर हजरात हैं, ये जो हम कट शेव वगैरह करते हैं, ये एक मेजर कॉज है। पहले ब्लड के थ्रू होता था, अब जो है जितनी भी हर जगह पे स्क्रीनिंग होती है ब्लड की, तो उसके थ्रू फैलता नहीं है। हम रेज़र कट शेव वगैरह जो करते हैं, ये बार्बर जितने भी मौजूद हैं, ये एक बहुत बड़ा रीज़न है हेपेटाइटिस सी के फैलाने बिल्कुल का। सही कहा आपने। सही, और बहुत हमें अपनी important सेहत का चीज़। ख्याल रखना है तो हमें इन तमाम तर चीज़ों में, खाने पीने की हाइजीन के साथ साथ हमें इन चीज़ों में हाइजीन का ख्याल भी रखना है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इरफान रिंच, आप गेस्ट्रोलॉजिस्ट हैं और स्टूडियोज़ में हमारे साथ रहे। हम बात कर रहे थे इस मौसम में पर्टिकुलरली, ख़ासतौर पर जब गर्मी का मौसम होता है और उसमें मानसून बरसात होती है, फिर मच्छर की पैदावार होती है, पानी रुकता है, पानी भी कंटेमिनेटेड होता है, जो पीने वाला पानी है वो भी मुतासर हो रहा होता है। तो इसकी वजह से हमारे मैदे के या फिर हमारी सेहत के क्या मसाइल होते हैं? बिल्कुल जनाब, अब ज़रा हम मसाइल के हल की जानिब बढ़ते हैं और हल ये होता है कि शऊर हो, तालीम हो, मेहनत की जाए। कल 14 अगस्त कल हमने ऐसे अपने एथलीट्स को भी सेलिब्रेट किया जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। इसके साथ साथ हमने पाकिस्तान के लिए जो कंट्रीब्यूशंस कर रहे हैं डिफरेंट फील्ड्स में रहते हुए, ऐसे लोगों को भी प्रोग्राम में भी फीचर किया। आज हम बहुत प्राउड फील करें कि हमारे दरमियान एक ऐसी खातून मौजूद है जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया कज़ाकिस्तान में, और ये एक इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड हुआ जिसमें इन्होंने 2 कांसी के तमगे जीते। और आपको ये बता दूं कि 35th ये जो है आलमी कॉन्फ्रेंस थी, आलमी ओलंपियाड था, और इसमें 80 से ज़ायद जो है ममालिक के 300 से ज़ायद तलबा ने शिरकत की। पाकिस्तान के 2 स्टूडेंट्स हैं, एक मीरपुर माथिलो से हैं सुबान सफदर, जबकि कराची से हैं जोहा आसिफ। इन्होंने इस 35वें आलमी बायोलॉजी ओलंपियाड में कामयाबी हासिल की और पाकिस्तान के लिए 2 तमगे हासिल किए और पाकिस्तान को पोडियम पर पहुंचाया। तो हम बात करेंगे, जोहा आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाली स्टूडेंट्स। जोहा आसिफ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आपने कांसी का तमगा जीता है। सबसे पहले तो हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड के हवाले से बताइएगा कि ये कौन सा इवेंट था और इसमें क्या कॉन्टेस्ट था आपका? ये इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड था कजाकिस्तान में। बहुत टाइम से हो रहा है और पेपर होता है आपका अलग अलग चीज़ों के ऊपर, बायोलॉजी के ऊपर ही, जिसके ऊपर आप टेस्ट करते हैं, आप बहुत सारे लोगों के साथ compete करते हैं। सही, तो जोहा ये बताइएगा कि आप किस ग्रेड की स्टूडेंट हैं और इसके हवाले से आप तैयारी कब से कर रही थी? मैं अभी A लेवल की ग्रेजुएट हूँ रिक्सर कॉलेज से, और तैयारी करते हुए मुझे 2 से 3 साल हो गए कि मैं टीम की सिलेक्शन और उसकी तैयारी कर रही हूँ। अमेजिंग अमेजिंग। तो जोहा सवालात बहुत ज़्यादा है इसके हवाले से, क्योंकि जब हम भी स्टूडेंट होते थे और बायोलॉजी पढ़ते थे तो रिजवान, लड़कियों का बायोलॉजी में बड़ा इंटरेस्ट होता है, उनको बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लग रहा होता है। मेरे टाइम की जो लड़कियां थी उनका बड़ा इंटरेस्ट होता था। तो जोहा ये बताइएगा कि इससे पहले भी कोई कंपटीशन में आपने पार्टिसिपेट किया या डायरेक्टली आपने इसके लिए जो है अप्लाई किया था? यहाँ पे कराची में काफी सारे साइंस के कॉम्पिटिशन्स के अंदर, जैसे KGS में और ऐसे पार्टिसिपेट किया था, लेकिन इंटरनेशनली ये मेरा पहला ही कंपटीशन था जिधर मैं गई थी। हमारा नेशनल सिलेक्शन से होता है इधर, पहले NSTC का टेस्ट होता है जो हर शहर में होता है पाकिस्तान के, उससे फिर 50 बच्चे ये लोग लेते हैं जो फिर एक कैंप में जाते हैं, ऑनलाइन हुआ था। फिर उसमें से 15 बच्चे, और फिर उसके आगे हमारी टीम सेलेक्ट होती है 4 बच्चों की जो ट्रेनिंग करती है। जोहा, हम देखते हैं कि बायोलॉजी में जैसे मानूर कह रही थी कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता नहीं है, लेकिन जब इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है या चीज़ें समझ आना शुरू होती हैं, क्योंकि ये ज़िंदगी की एक स्टडी है, चाहे वो एनिमल साइंसेज हो या फिर प्लांट साइंसेज हो, तो आपका इंटरेस्ट ज़्यादा बायोलॉजी में बॉटनी की तरफ था या जूलॉजी की तरफ था? मेरा इंटरेस्ट असल में जेनेटिक्स की तरफ था। जब मैंने ऑनलाइन पढ़ना शुरू किया तो ये रिसर्च की फील्ड होती है जिसमें हम पढ़ते हैं कि कैसे चीज़ें ट्रांसमिट होती हैं। एक तो डिजीजेस होती हैं जो हमारी वायरली ट्रांसमिट होती हैं एक बंदे से दूसरे बंदे तक, एक जनरेशनली ट्रांसमिट होती हैं। तो जनरेशनली कैसे ट्रेट्स और डिजीजेस हमारे अम्मा अब्बा से और उनके अम्मा अब्बा से हमें आती हैं, इसकी पढ़ाई में मुझे ज़्यादा इसमें वो इंटरेस्ट है। RNAs और DNAs को स्टडी करने का आपको ज़्यादा मज़ा आया? लेकिन जोहा, ये तो वैसे जेनेटिक्स के बारे में हम ये समझते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा क्रैमिंग करनी पड़ती है,
रट्टा होता है, बहुत सा आपको जेनेटिक मेकअप इसके हवाले से याद करना पड़ता है। कंसेप्ट वाला जो है दूसरे हम देखते हैं कि बायो की फील्ड्स होती हैं। आपका क्या ख्याल है, क्योंकि ये वाले जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं इसमें आप क्रैमिंग के थ्रू आगे नहीं बढ़ सकते, आपको जो है प्रॉपर्ली अपना कंसेप्ट क्लियर करना पड़ता है, तो इस हवाले से आप क्या करती थी? और आपने कहा कि ऑनलाइन तैयारी स्टार्ट की इसकी, तो क्या ऑनलाइन कोई आपके कोई मेंटोर थे जिनके साथ आप ये करती थी या खुद से सेल्फ टॉट हैं? असल में मेरे भाई ने मुझे बताया था ओलंपियाड के बारे में, तो उसने मुझे कोर्सेज बताए थे 2-3। मैंने वहीं से शुरू किया था ऑनलाइन। सब कुछ फ्री मिल जाता है यूट्यूब पे, तो किताबें ढूंढी, उनके उनकी तैयारी की, जो लेक्चर्स ऑनलाइन मिलते हैं उनसे तैयारी की, हर ऐसे अलग अलग जगहों से की। तो ये मुश्किल काम नहीं था खुद से चीज़ें तलाश करना, फिर उनकी तैयारी करना? क्योंकि ए लेवल्स के बाद तो इंटरेस्ट होता है कि हम थोड़ा सा ज़िंदगी को भी एक्सप्लोर करें या फिर किसी एक फील्ड का उसको सेलेक्ट करें और उसमें एक्सेल करने के लिए कोशिशें करें। तो खुद से तैयारी करना, खुद से कंटेंट निकालना, ये ज़रा मुश्किल काम लग रहा है जुहा? शुरू में थोड़ा सा मुश्किल था, फिर उसके बाद हमारी जब सिलेक्शन हो गई तो फिर जो पाकिस्तान की टीम लिपजी में, फैसलाबाद में जो टीम है जो हमारी कोऑर्डिनेट करती है, उन्होंने भी थोड़ी मदद की। और वहाँ पे हमने प्रैक्टिकल्स की और उसकी भी तैयारी की, हमें अलग अलग प्रोफेसर से बात करने का मौका मिला। और जब मुझे लगता है कि जब आपको इंटरेस्ट होता है और करने का शौक होता है तो फिर मजा आता है सब कुछ करने में। सही। तो जोहा, कहा यह जाता है कि जो बायोलॉजी पढ़ते हैं उन्होंने मेडिकल की फील्ड में जाना होता है, डॉक्टर बनना होता है। आपका भी ये प्लान है या बायोटेक्नोलॉजी की तरफ जाएंगी? मुझे बायोटेक्नोलॉजी और रिसर्च में ज्यादा मजा आता है, जैसे मैंने आपको बताया, तो मैं उसी में जाना चाहूंगी, क्योंकि ऐसी एक फील्ड है जहाँ पे पाकिस्तान में इतनी रिसर्च नहीं हो रही है। हमारी 1-2 यूनिवर्सिटीज ही हैं जो प्रॉपर इस तरह की कोर्सेज ऑफर करती हैं। तो मैं चाहती हूँ कि हम इस फील्ड में और ज्यादा कुछ कर सके पाकिस्तान में भी, ताकि और बिल्कुल सारे सही कहा बच्चे आपने। भी इसमें अट्रैक्ट हो। अच्छा, बहुत सारे बच्चे इस वक्त आपको देख भी रहे हैं और हो सकता है बहुत सारे मैट्रिक के स्टूडेंट्स या फिर जिनकी 9th के रिजल्ट्स आए हैं उनमें से जो कामयाब होने वाले बच्चे हैं वो आपको देख रहे हैं। तो वो जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान में इसका तरीकाकार क्या है, कहाँ अप्लाई करना होता है, कैसे अप्लाई करना होता है, और उसके लिए भी कोई टेस्ट है, कोई तरीकाकार है उसके लिए जो पाकिस्तान टीम में आपकी सिलेक्शन हुई थी? जी, उसके लिए ही आपको एनएसटीसी का टेस्ट देना होता है, क्योंकि हमारा जो स्टेम प्रोग्राम है प्यास का और एचईसी का जॉइंट उन्होंने बनाया हुआ है, उससे आप रजिस्टर करें। आपके किसी भी कराची, पाकिस्तान के किसी भी शहर में आप जाके एक एंट्रेंस टेस्ट देते हैं, और फिर वहीं से आपकी सिलेक्शन शुरू होती है कि वो 50 बच्चे लेते हैं, और फिर और कम बच्चे और कम, और 4 बच्चे फाइनली इस ओलंपियाड में जाते हैं। बायोलॉजी के अलावा भी और भी ओलंपियाड होते हैं, अगर किसी को उसमें इंटरेस्ट हो तो वो उसके लिए भी टेस्ट के लिए रजिस्टर कर सकता है। सही। तो जोहा, ये आपका फर्स्ट इंटरनेशनल ओलंपियाड था, तो इससे आपका ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा बूस्ट हुआ होगा। तो अभी भी किसी और जगह पे किसी इंटरनेशनल कंपटीशन में जाने की तैयारी जारी है? अभी तो नहीं, अगर कोई और कंपटीशन मिले तो, क्योंकि अभी तो हाई स्कूल वाले होते हैं सारे। एग्जैक्टली, अच्छा, एग्जैक्टली। तो अब जोहा हम एक चीज़ देखते हैं, अब थोड़ा सा हम जेनेटिक्स की बात कर लेते हैं। आपने चूंकि पढ़ा है, इसको स्टडी किया और फिर आपने ओलंपियाड में हिस्सा लिया तो वहाँ पे कामयाबी भी हासिल की है। क्या सिर्फ बीमारियां ही ट्रांसमिट होती हैं जेनेटिक्स की वजह से, या कुछ ट्रेड्स के अलावा इंटेलिजेंस भी ट्रांसफ़र होती है? कहा यह जाता है कि जो बच्चों की इंटेलिजेंस होती है वो माँ की तरफ से आती है, और जो उसके ट्रेड्स हैं या फिर जो बिहेवियर्स हैं वो फादर की तरफ से आते हैं। कुछ ऐसा है या फिर आरएनए डीएनए, क्या साइंस है ये? ट्रेड्स आपकी दोनों पेरेंट्स से आती है, माँ से भी बाप से भी। इंटेलिजेंस, और वो कहते हैं कि आपके एक्स क्रोमोसोम पे होती है और अम्मी से आती है, लेकिन ऐसा कोई कंफर्म नहीं है, क्योंकि ऐसी चीजें जो हम डिफाइन नहीं कर सकते, आईक्यू या ईक्यू या कोई भी चीज जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, किसको हम इंटेलिजेंस कंसिडर भी कर रहे हैं, क्योंकि ये चीजें डिफाइन नहीं होती, और ये बहुत सारे अलग अलग क्रोमोसोम से और जीन से, और अभी हमें इतनी, क्योंकि पता भी नहीं है कि कौन किस चीज को हम वो कर रहे हैं, तो और ऐसी चीजें हम नहीं कर ऑब्वियसली सकते। समटाइम्स होता भी ऐसे, बच्चा इंटेलिजेंट है तो पेरेंट्स कहते हैं मेरे पे गया है, हाँ। जो ना इंटेलिजेंट है तो तुम पे गया है। तो और अक्सर ये ऐसे होता भी है होता कि है। ये भी कहा जा रहा है ना कि आने वाले जो बच्चे हैं, जो नई जनरेशन है, वो अपने पेरेंट्स से ज़्यादा इंटेलिजेंट ऑलवेज है। दे आर, ऑलवेज दे आर। सोहा, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। एट द एंड कोई पैगाम देना चाहेंगी उन स्टूडेंट्स को जो कि इस लेवल पे हम देखते हैं ओ लेवल्स के बाद वी आर ऑलवेज फोकसिंग ऑन आवर कैरियर्स, और हम जो है आगे करियर के अलावा कोई और चीज़ जो है कॉम्पिटिशन्स की तरफ नहीं जा रहे होते, अपने आप को पॉलिश नहीं कर रहे होते, तो उनको कोई पैगाम देना चाहेंगी?
मैं बस उनको ये कहना चाहूंगी कि आपको ऑनलाइन सारी रिसोर्सेज अवेलेबल है और ये बहुत फायदे का, आपको बहुत फायदा होगा। आप बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलते हैं जो पूरी दुनिया में अलग अलग तरह के काम कर रहे हैं, रिसर्च पे काम कर रहे हैं। पूरी दुनिया के सबसे स्मार्ट और इंटेलिजेंट बच्चे हैं जो अपनी कंट्रीज के लिए आए हुए होते हैं। और बहुत ऑनर है कि हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सके इस कंट्री के लिए, और हमें बिल्कुल जाना चाहिए, तैयारी करनी चाहिए। बहुत मजा आता है, हर किसी का भी हर सब्जेक्ट का अलग अलग वो होता है, हर बच्चे का अलग अलग इंटरेस्ट होता है, तो हमें बिल्कुल पार्टिसिपेट करना चाहिए इस चीज़ों में। बहुत शुक्रिया जुहा आसिफ, और एक दफ़ा फिर आपको बहुत बहुत मुबारक हो, और हमारी तरफ से दुआ है कि आप आने वाले दिनों में मज़ीद ओलंपियाड में शिरकत करें और पाकिस्तान के न सिर्फ कांसी बल्कि सिल्वर गोल्ड मेडल्स हासिल करके लाएं। आप हमारे साथ ही जुहा आसिफ। बिल्कुल जनाब, प्रोग्राम का हम सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, लेकिन वक्त है न्यूज़ ब्रेक का। जी जनाब, सुबह पाकिस्तान में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। आज है जुमेरात और जुमेरात को हमारे साथ होते हैं मजहर शहजाद साहब। मजहर साहब ने हमें ज्वाइन किया। वेलकम टू द शो मजहर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम कैसे हैं आप अस्सलाम। लोग? माशाल्लाह। आप बताइए कैसे हैं, खैरियत से हैं? दोनों आज बहुत प्यारे लग रहे हैं, बड़ी अच्छी ड्रेसिंग की हुई है। सर थैंक यू और, वेरी मच। और आज तो आपकी भी हमसे मैचिंग आज ब्लैक डे भी है मेरे ख्याल में, जी आज जो में मनाया जा तो रहा है चलें मकबूजा फिर कश्मीर में। कश्मीर के हवाले और से और ब्लैक डे के हवाले से कुछ। जी प्लीज़ आप आगाज़ कीजिए। और इस दौरान हम अपने नाज़रीन को बताते चलें कि जहां दुनिया भर में पाकिस्तानी मौजूद हैं, हम बात कर रहे थे प्रोग्राम के बिल्कुल आगाज़ में कि यौम पाकिस्तान और उसके साथ साथ यौम आज़ादी पाकिस्तान, पाकिस्तान के जितने बड़े दिन हैं उनको पाकिस्तानी कम्युनिटी किस तरह सेलिब्रेट करती है, और ख़ास तौर पर जो दियारे गैर में रहते हैं उनका खून किस तरह जोश मारता है वतन से मोहब्बत के इजहार के लिए, और वो नए नए तरीके भी ढूंढते हैं कि हम अपने इस वतन के लिए कुछ ऐसा करें कि पे बैक कर सकें हम। बिल्कुल जनाब, और सबसे ज़्यादा बेहतरीन तरीका पे बैक करने का ये है कि पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया जाए, पाकिस्तानियों के लिए काम किया जाए। जब आप अपने मुल्क से बाहर जाते हैं, एक्सपर्टीज़ हासिल करते हैं, कमाते हैं, तो फिर पाकिस्तान को रिटर्न करना हर शहरी पर फ़र्ज़ है। और हम देख रहे हैं कि ओवरसीज़ कम्युनिटी ये सब कर भी रही है, पाकिस्तान में इन्वेस्ट भी कर रही है, बल्कि ना सिर्फ इन्वेस्ट कर रही है, जहाँ जहाँ पे उनको लग रहा है कि बेहतरी हो सकती है उस हवाले से काम कर रही है, आके मीटिंग्स भी कर रही हैं। हम देखते हैं कि सरकारी इदारों के साथ साथ अपने हिस्से की वो जो शम्मा है वो भी रोशन की जा रही है। पाकिस्तान में बिज़नेस के फ़रोग के लिए, पाकिस्तान में ख़ास तौर पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के फ़रोग के लिए काम किया जा रहा है। पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया जा रहा है, और ऐसे ही कुछ बिज़नेस कम्युनिटी के मेंबरान हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं और जो कि पाकिस्तान में इन्वेस्ट भी कर रहे हैं और एक डेलीगेशन लेके पाकिस्तान आए हैं। और उनमें उन्होंने क्या किया है कि डिफरेंट सरकारी इदारों में मीटिंग्स की हैं, डिफरेंट प्राइवेट सेक्टर के इदारों के साथ मीटिंग्स की हैं, ताकि पाकिस्तान में बिज़नेस के फ़रोग के हवाले से काम किया जा सके। फ्रांस से इनका ताल्लुक है और हमें आज के प्रोग्राम में ज्वाइन किया है सरदार ज़हूर इकबाल साहब ने और चौधरी नईम अख्तर साहब ने। आप दोनों को प्रोग्राम में खुशामदीद। थैंक यू जी, बहुत मेहरबानी आप दोनों सरदार की। ज़हूर इकबाल साहब, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूँगी, बीइंग एन ओवरसीज़ पाकिस्तानी, कितने ज़्यादा हम कनेक्टेड होते हैं और दिल चाहता है कि जो भी आप कमाया है अपने वतन को वापस दें, अपने वतन के लिए कुछ बेहतरी करें, और आप ये सब कर भी रहे हैं। विजन क्या था? देखिए जी, बेसिकली हम कुछ भी कर लें, मुझे ज़ाती तौर पे अब मोर देन 35 ईयर जो हैं वो यूरोप में, फ्रांस में हो चुके हैं, लेकिन आज भी हमारा दिल जो है वो पाकिस्तान की धरती के साथ धड़कता है। और जब पाकिस्तान में कोई अच्छी खबर आती है तो हमें बहुत खुशी होती है, और जब कोई हालात ख़राब होते हैं या कोई गलत माड़ी खबर आती है तो उस वक्त भी मेरा ख्याल है ओवरसीज़ वो पहले लोग होते हैं जो ज़्यादा इफ़ेक्टेड होते हैं, जिन्हें ज़्यादा फ़िक्र होती है, वो हमेशा पाकिस्तान की खबर रखते हैं। तो इसी सिलसिले की एक कड़ी थी कि जो हम अपने हिसाब से हम बिज़नेस भी कर रहे हैं वहाँ पे, जब तक यानी कि वहाँ मेहनत मजदूरी करते थे उस वक्त अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कंट्रीब्यूशन करते थे। जब हमने बिज़नेस शुरू किया तो हमारी लाजमी बात है कैपेसिटी में इजाफ़ा हुआ, हमारी सोच में इजाफ़ा हुआ, हमारे कैपिटल में इजाफ़ा हुआ, तो हमने उसी हिसाब से हमने इसमें कंट्रीब्यूशन शुरू की। मेरा तल्लक फूड बिज़नेस से है और आज हमारा एक माशाल्लाह एक अच्छा टर्नओवर है। हम फ्रांस में, यूके में, इटली में 3 जगह पे हमारी कंपनीज़ हैं, हम काम कर रहे हैं, और तकरीबन आप ये समझिए मोर देन 70% जो प्रोडक्ट है हमारे वो पाकिस्तान से जा रहे हैं। अच्छा,
और हमने देखा ये कि जब हम फर्स्ट टाइम वहाँ पे मैं जब गया, पुरानी बात हो गई है, तो मैंने देखा है कि वहाँ पे सारे लोग जो हैं इंडियन हैं और वो लोग वहाँ पे बिज़नेस कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं। पाकिस्तानी बहुत पीछे हैं इसमें। तो मैंने सोचा कि भाई हमें, जब मुझे चांस मिला तो मैं इंशाल्लाह इस फूड बिज़नेस में आऊँगा। जो मेरे बुज़ुर्ग हमेशा कहते थे कि भाई ये एक ऐसा बिज़नेस है जो हर अमीर गरीब की ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसे ही। उसके किचन की, यानी कि ये पहली चीज़ है कि उसको फूड चाहिए, तो ये कभी इसमें कमी नहीं आ सकती। तो बस वो जो कभी बुज़ुर्गों की ऐसी बातें क्लिक कर जाती हैं, तो फिर मैं फूड बिज़नेस में गया और हमने अपना बिज़नेस शुरू किया। 2002 की बात है। तो तब से यानी कि हम स्ट्रगल कर रहे हैं और तब से हम आगे की कोशिश कर रहे हैं। और हमारा मेन मकसद जो हमेशा होता है वो ये होता है कि हम पाकिस्तान को किस तरह सर्व कर सकते हैं, जो पाकिस्तान में रहने वाले लोग हैं उनको हम किस तरह हेल्प कर सकते हैं। मैं बहुत देखता हूँ कि बड़ी चैरिटी हो रही हैं। मैं चैरिटी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि लोगों को रोज़गार दो, लोगों को अपने पाँव पे खड़ा करो। तो हमारी जो पॉलिसी है वो इसमें है कि भाई किस तरह अपने लोगों को हेल्प आउट किया जाए। जब हमने फूड में काम शुरू किया, जब हमारा पहला कंटेनर राइस का पाकिस्तान से गया हमारे अपने ब्रांड में, शमा में, पहले हम कुछ और ब्रांड कर रहे थे, तो उस वक्त यानी कि शमा मेरी बेटी का नाम है, उसी के नाम से हमारे प्रोडक्ट भी हैं, उसी के नाम से हमारी कंपनी भी है। तो जब पहला कंटेनर गया है तो मैंने अजूम किया कि भाई ये एक कंटेनर है, इसमें 25 टन राइस है, इसके पीछे थ्योरी क्या है। तो जब आप गौर करते हैं तो आप ये समझें, जो हल जोतता है ना खेतों में, वो भी काम करता है। उसके बाद यानी कि जो पेट्रोल पंप से उसके लिए डीजल आता है वो भी उसमें अपना हिस्सा डालता है। सरदार साहब, हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। हम अपने नाज़रीन को लिए चलते हैं। सीएम बलोचिस्तान सरफराज बुगटी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। क्वेटा के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने बड़े अरसे बाद अपनी सेलिब्रेशंस को इकट्ठा होकर ज़िंदा कौमें इसी तरीके से बड़ी जज्बात से अपने कौमी दिन और कौमी रवायात जो हैं उनको बरकरार रखते हैं। इसके अलावा कल हमने 21 नादरा के जो हमारे सेंटर्स थे जो मुख्तलिफ़ तहसीलों में थे, दूर दराज इलाकों में थे, उसका भी इफ्तिताह किया। फिर मैं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब का, नेशनल असम्बली के जो स्पीकर हैं उनका, फिर तीनों सूबों के MPs थे, स्पीकर्स को हमने ख़त लिखा था, वो तमाम ने अपने MPs यहाँ पर भेजे। ये नेशनल हार्मनी का मैसेज है कि वो आए हमारी सेलिब्रेशंस में हमारा हिस्सा बने। मैं उन तमाम MP साहिबान का, स्पीकर साहब का, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके अलावा हमने कल, क्योंकि जब हमने हुकूमत संभाली तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ज़रिए हम चाहते थे कि क्वेटा में वेस्ट मैनेजमेंट जो है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, उसको मैनेज किया जाए। 1600 टन कचरा जो है वो तकरीबन डेली क्वेटा में गिरता था। तो उसके लिए इनिशियली मुझे इन्होंने कहा कि हमें 6 महीने लगेंगे, लेकिन हमने उनको टारगेट दिया था कि 14 अगस्त को हमने इसका इफ्तिताह करना है एट एनी कॉस्ट। ऑफ बलूचिस्तान के लोग और क्वेटा के लोग ये वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी कोयटा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तरक्याती प्रोग्राम के हवाले से। इसके साथ साथ बलूचिस्तान में दीगर प्रोजेक्ट्स के हवाले से वो मीडिया को आगाह कर रहे हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। अपनी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में मीर सरफराज अली बुगटी का कहना है कि बलूचिस्तान के तरक्याती अहदाफ को मुकम्मल करने के लिए लाहे अमल तैयार किया गया है, उस लाहे अमल पर अमल दरामद यकीनी बनाया जा रहा है। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, न्यूज़ ब्रीफिंग थी उनकी। और अब हम वापस चल रहे हैं अपने मेहमानों की जानिब। सरदार ज़हूर इकबाल साहब और चौधरी नईम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सरदार साहब, हम बात करते हैं पाकिस्तान में बिज़नेस के हवाले से, और अब चौधरी नईम साहब से भी हम जानेंगे कि थोड़ा सा आपका बैकग्राउंड और पाकिस्तान में बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ की अगर बात की जाए तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह पाकिस्तान की टीम का बहुत शुक्रिया कि आपने सामीन के सामने यहाँ पे बिठाया ताकि हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को भी अपना मैसेज दे सकें और यहाँ की जो यूथ है जिनका रुख अब आज के दिनों में यूरोप की तरफ है, उनको भी ये बता सकें कि पहले नंबर पे मैं अपने बारे में बताता चलूँ कि पेरिस में सेटल हूँ, कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस है। इसके अलावा भी टेक्सटाइल में भी कुछ चीज़ें इंपोर्ट करता हूँ, वहाँ पे होलसेल का बिज़नेस है।
इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर भी मैं 3 बिज़नेस में ऑलरेडी कर रहा हूँ, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में और हाउसिंग सोसाइटी है। इसके अलावा ऑयल के बिज़नेस में भी यहीं पाकिस्तान में कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सब बिज़नेस पाकिस्तान में चल रहे हैं। सामीन को भी बताता चलूँ कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है 25 करोड़ आबादी का, जिसमें तकरीबन 65% यंग यूथ है जी। तो ये बहुत बड़ा हमारे लिए एक मैं समझता हूँ कि पोटेंशियल है, और इस पोटेंशियल को गवर्नमेंट को भी और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो बिज़नेसमैन हैं उनको भी इसे टारगेट करना चाहिए। यहाँ पे हमें लेबर भी सस्ती मिलेगी यूरोप की निस्बत, यहाँ पे टैक्सेस भी यूरोप की निस्बत कम हैं। सिर्फ़ और सिर्फ जो आज के दौर में ज़्यादा चीज़ पाई जा रही है वो मायूसी है और बेयकीनी है। हालांकि जब मैं यहाँ पे बिज़नेस कर रहा हूँ तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ रेट ऑफ रिटर्न भी बेहतर है, यहाँ पे चीज़ें ईजी भी हैं। लेकिन इस बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले मैं ये ज़रूर कहूँगा आपके तवसत से भी, और मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट लेवल पे भी इस पे काम होना चाहिए कि जो लोग वहाँ से आएँ इन्वेस्टमेंट करने तो उनको एक प्रॉपर चैनल दिया जाए। और वो मौजूद है अब वो SIFC के ज़रिए हम देखते हैं कि वो जी। पूरे ओवरसीज़ पाकिस्तान, ना सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए बल्कि जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए भी वन विंडो ऑपरेशन की सूरत में तमाम तरह उनकी डॉक्यूमेंटेशन हो या फिर उनके मसाइल का हल मौजूद इस है। सिलसिले में भी बहुत बड़ी आगाही की ज़रूरत है। बेशुमार लोगों को इस चीज़ का इल्म नहीं है, और मुख्तलिफ जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं और जिन डिस्ट्रिक्ट में पाकिस्तानी या कश्मीरी लोग ज़्यादा आबाद हैं यहाँ पे भी उनमें ज़्यादा फोकस होना चाहिए। और इसके अलावा एक और जो चीज़ है जो पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है जब वो एयरपोर्ट पे उतरता है तो उसे कम से कम उसके लेवल पे इज़्ज़त दी जाए, उन्हें बिला वजह तंग ना किया जाए। इस बारे में भी शहबाज शरीफ साहब ने लास्ट ईयर भी एक कुछ अमेंडमेंट्स की हैं, लेकिन अभी तक ऐसा सच नहीं हो रहा कि हम ये कह सकें कि वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए दरवाजे जो है ना वो बहुत ज़्यादा खुल गए हैं। और वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो इंग्लैंड से, यूरोप से अब मराकेश, इजिप्ट और इस्तांबुल की तरफ जा रहे हैं, तुर्की की तरफ जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये उनका अपना मुल्क है, उनके दिल अपने इस धरती के साथ धड़कते हैं। पाकिस्तान में कैसे भी हालात हों वो यहीं आना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए हमें बैसियत कौम भी उनको वेलकम करना चाहिए जो ओवरसीज़ आएँ, और गवर्नमेंट लेवल पे भी उन्हें तहफ़्फ़ुज़ मिले ताकि यहाँ पे बिज़नेस भी हो और यहाँ की जो नौजवान है वो बाहर के बारे में ना सोचे, यहीं पे इस मुल्क को मजबूत करने में अपना रोल अदा करें। सही। और हम इस हवाले से सुबह पाकिस्तान में पहले भी बात करते रहे, जब हमारे साथ कस्टम के काम मौजूद होते थे तो वहाँ पे डेस्क भी मौजूद है कि कोई भी अगर प्रॉब्लम हो, कोई भी मसला हो, उनसे रब्ता किया जाए, उनको बताया जाए, और इस हवाले से काम भी हो रहा है। हम देख रहे हैं कि सरकारी सतह पर काम किया जा रहा है। अब अगर हम इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात करते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से बात करते हैं, पे बैक कर रहे हैं आपकी फॉर्म में, पाकिस्तान आ भी रहे हैं, यहाँ पे इंडस्ट्री भी लगा रहे हैं, यहाँ के लोगों को गाइड भी कर रहे हैं, क्योंकि जब हम एक्सपर्टीज़ पूरी दुनिया से हासिल करके आते हैं तो हम तमाम पाकिस्तानियों पर ये जिम्मेदारी आयद है कि अपने मुल्क की बेहतरी के लिए काम करें। आप जब अभी डेलीगेशन लेके आए हैं उसमें कितने लोग हैं, किन किन बिजनेस से रिलेटेड हैं? जैसे आप जो है फूड बिजनेस पे हैं और जो बेसिकली आप हैं नईम साहब, आप जो है कंस्ट्रक्शन के बिजनेस से रिलेटेड हैं, तो इस तरह कौन कौन से बिजनेसेस से रिलेटेड अफराद आपके साथ मौजूद हैं, क्योंकि वो डिफरेंट सेक्टर्स में कंट्रीब्यूट करेंगे, और कितने लोगों का डेलीगेशन है? जी, उसमें यानी कि देखें जी हमारे साथ जो लोग आए हैं इस डेलीगेशन में, उसकी पहले तो हमने प्रिपरेशन की है, वो एक लंबी स्टोरी है, वो करने में हमें काफ़ी दुश्वारी हुई है। लेकिन ये है कि उसमें भी लोगों का जो पहला रिएक्शन था वो ये था कि लोग पाकिस्तान से भाग रहे हैं, आप हमें पाकिस्तान की दावत दे रहे हैं कि पाकिस्तान जाए। तो मैंने उनसे कहा कि भाई आज पाकिस्तान को हमारी बहुत ज़रूरत है, इतनी शायद पहले नहीं थी, तो इसमें आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ठीक है जी, दोस्त हैं हमारे, सारे जानने वाले हैं, उनको ब्रीफ किया तो वो सारे मान गए। बहरहाल इसमें हमारे साथ जो डेलीगेशन में लोग आए हैं जी, हमने उसकी जो प्रिपरेशन की, हमारे एम्बेसडर साहब हैं, आसिम इफ्तिखार साहब, हमारी अरूज मैडम हैं, कमर्शियल काउंसलर हैं, उनके साथ मिल के हमने प्रिपरेशन की। पहले हमारा जो बिज़नेस फॉर्म फ्रांस पाकिस्तान है उसके साथ, फिर हमने यूरोप से लोगों के साथ कॉन्टेक्ट किया, जो इंग्लैंड से बिज़नेस काउंसिल के लोग थे वो हमारे दोस्त भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, वो फ्रांस आए, हमारा MOU साइन हुआ, इटली से लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन हुई। एंड स्टोरी ये है कि हमने SIFC वालों से रब्ता भी किया, यहाँ से हमें बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिला। जनरल साहब, जनरल सरफराज साहब हैं, उन्होंने बड़ा बैकअप किया, तो हम उन्हीं की दावत पे, यानी कि अपने टोटल ख़र्चे पे, हमने कोई गवर्नमेंट से या किसी इदारे से कोई हेल्प नहीं ली,
हम अपने तौर पे यहाँ पाकिस्तान आए 27 लोग हैं हम, ओके जो इटली से भी हैं, फ्रांस से भी हैं और यूके से भी हैं, 3 कंट्रियों से। हुआ ये कि हमारे साथ यानी कि इवन इटालियन और फ्रेंच लोग भी आने के लिए तैयार थे, लेकिन हमारा ये पहला तजर्बा था कि हम पहले जाएं, जाकर देखें, देखकर उसके बाद जो अगला हमारा सेटअप होगा इंशाल्लाह उसमें हम इटालियन लोग, पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन भी लेके आएंगे और साथ फ्रेंच भी लेकर आएंगे, ब्रिटिश से भी लोग आएंगे। तो हम जब यहाँ पे आए जी तो हमने बहुत सारे लोगों से मुलाकात की। इसमें हमारे साथ यानी कि जो एक्सपर्ट लोग थे, जो बिज़नेस कर रहे हैं, वहाँ आईटी के लोग हैं हमारे साथ, यानी कि टूरिज़म में काम करने वाले लोग हैं, कंस्ट्रक्शन के लोग हैं, मैं फूड बिज़नेस से हूँ, कुछ और लोग जो हैं वो ऑलरेडी पाकिस्तान में माइंस का काम कर रहे हैं, उनकी ऑलरेडी यहाँ पे बिज़नेस चल रहे हैं, सही कि कुछ लोगों की फैक्ट्रीज यहाँ पे हैं। तो वो सारे लोग हम मिलकर आए हैं और हमने आके बहुत सारे लोगों से मुलाकात की है। थोड़ी मैं तफसील बता दूं, जैसे OPF के चेयरमैन हैं कमर रज़ा साहब, वो अभी हाल ही में चेयरमैन बने हैं अपना OPF के, ओवरसीज़ पाकिस्तान फाउंडेशन के। एज ए ओवरसीज़ मुझे भी शायद इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी OPF के मुतल्लक। जब हमने उनके साथ पहले मैंने 1-2 मीटिंग खुद की, उसके बाद मैं सारे डेलीगेशन को लेकर गया, वहाँ हमारी मीटिंग्स हुई, लोगों को अवेयरनेस हुई, उसके बारे में लोगों को हमने बताना है ओवरसीज़ को। फिर हमने जो आपके डिप्टी अपना कमिश्नर हैं और अपना सेम टाइम वो CDA की चेयरमैन हैं मोहम्मद अली रंधावा साहब, उनसे बड़ी तफसील से हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने हमें बताया कि इस्लामाबाद में क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ किया जा सकता है। माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी। अच्छा, उनसे हमारी कोऑर्डिनेशन हुई। अफजाल भट्टी साहब हैं जो फ्रंटमैन है अपना PM के उनसे हमारी मीटिंग हुई, उनसे बातचीत हुई। मकसद ये है, 2 चीज़ें हैं जी। एक तो ये है कि हमारे सारे लोग जो हैं, आज हम 25 से 27 लोग हैं, फिर हमने पाकिस्तान से भी जो अच्छे बिजनेसमैन हैं उनको भी हमने अपनी टीम में शामिल किया, ओके कि ताकि यानी कि हमें जो हर्डल होती है, अगर हम 100% ओवरसीज़ ही कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट करें, जो हमें तजर्बा हुआ है, तो हमें बहुत सारी दुश्वारी होती है। बिल्कुल सही। तो हमने यहाँ से जो जैसे पंजाब कैश एंड कैरी से चौधरी तैर साहब हैं, बहुत अच्छा बिजनेस है उनका माशाल्लाह, उनको हमने मिलाया। कुछ हमारे दोस्त हैं फैसलाबाद से, उनको हमने साथ मिलाया। SMEs भी और बड़े बिजनेसेस भी, उनके साथ भी कोऑर्डिनेशन हो रही है। चौधरी साहब, हम देखते हैं कि अक्सर ये कहा जाता है कि बिजनेसमैन वहीं जाते हैं जहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, और वो अपने लिए अगर खुदा न खास्ता कोई क्राइसिस है तो उसको भी अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर वो रास्ता भी दिखाते हैं। तो आपके ख्याल में इस वक्त जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, न सिर्फ मौजूद जो यूरोप में है, UK में है, इसके अलावा दुनिया भर में मौजूद हैं, कौन कौन से शोबे ऐसे हैं जो हाईलाइटेड हो सकते हैं, जहाँ पर ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है उनके लिए? सबसे पहले तो जनाब यहाँ पे इंडस्ट्री की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, तमाम चीज़ें इंपोर्ट होती हैं, इसमें बहुत बड़ा एक वैक्यूम है। इस चीज़ में लोग आके अपना बिज़नेस यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं। हॉस्पिटैलिटी, होटल्स, ये तमाम हमारा कश्मीर, नीलम का और गिलगित, इसी तरह KPK में बेशुमार ऐसे एरिए हैं, वहाँ पे होटल इंडस्ट्री को प्रमोट किया जा सकता है। एग्रीकल्चर भी एक बहुत बड़ा शोबा है कि पाकिस्तान में एज सच प्रोडक्शन नहीं होती, तो वहाँ की टेक्नोलॉजीज़ यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जो लोग आबाद हैं, वहाँ से टेक्नोलॉजी लाएं, वहाँ से आइडियाज़ लाएं और उनको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करें। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में प्रोडक्शन इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा हो सकती है। उसी ज़मीन पे 20 से 30 गुना ज़्यादा प्रोडक्शन की जा सकती है, जहाँ पे वो थोड़ी प्रोडक्शन के साथ साथ सर्विसेज सेक्टर भी हैं जो इम्पोर्टेंट है, उनमें तवज्जो की ज़रूरत है, और साथ खास तौर पर हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, हुकूमत का हाथ बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एट द एंड वन लाइनर कोई शॉर्ट पैगाम देना चाहे, आपसे भी ज़रूर साहब रिक्वेस्ट है, आपसे भी चौधरी साहब रिक्वेस्ट है जी। जिस तरह आप पूछ रहे हैं जी कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इस पर हमारी बातचीत हो रही है जी मुख्तलिफ़ इदारों से। लाइफ स्टॉक में बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, टूरिज़म में बहुत ज़्यादा है, IT में बहुत ज़्यादा है, लैंड इन्वेस्टमेंट में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। इसमें हमारी कल सुबह फिर दोबारा SIFC वालों से मीटिंग है, जो मुतलका लोग हैं स्पेसिफिक, उनसे हमारी मीटिंग है। हम ब्रीफिंग लेंगे पूरी, और उसके बाद जो हमारे अभी 25 या 26 लोग यहाँ पे आए हैं, इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। सही आगे जाके हमने इन्फॉर्मेशन देनी है। और मैं तमाम ओवरसीज़ को आज के हालात में ये कहूँगा कि पाकिस्तान में हैं, बेशुमार अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यहाँ पे बहुत मिनिमम इन्वेस्ट के साथ बहुत बड़े बिजनेस किए जा सकते हैं, और पाकिस्तान
को आज आपकी ज़रूरत है, बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ हमें पाकिस्तान का साथ देना चाहिए, पाकिस्तान के लिए काम करना चाहिए, और ये हमारी वेल है जी। इंशाल्लाह हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, हमारी कोई पार्टी नहीं है, हम चाहते हैं पाकिस्तान जो है वो आगे बढ़े, तरक्की और हम पाकिस्तान के साथ जो भी हो सके इंशाल्लाह हम पाकिस्तान के That's साथ amazing. चौधरी साहब। चौधरी साहब। मेरा मैसेज यही है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो अपनी फैमिलीज़ को, ख़ासकर जो लोग उनके रिश्तेदार बहन भाई यहाँ पे आबाद हैं, उनको बेगर्स ना बनाएं, यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करें, उन्हें बिज़नेस बना के दें, ताकि मज़ीद लोगों को रोज़गार भी मिले, उनके अपना इकोनॉमी भी उनकी सेट होगी, और इस मुल्क के साथ मैं समझता हूँ कि उनकी एफिलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और ये मुल्क भी माशी तौर पे एक मैं समझता हूँ कि आगे की तरफ जाएगा इंशाल्लाह। अमेजिंग, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बहुत शुक्रिया आपका ज़हूर साहब, बहुत Thank you शुक्रिया जी, आपका चौधरी thank you, साहब, बहुत। आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के हवाले से आगाह हमें कर रहे थे, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के किरदार के हवाले से बात कर रहे थे, क्योंकि खुद भी पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहे हैं, पे बैक कर रहे हैं उन तमाम चीज़ों को जो कि बाहर से एक्सपर्टीज़ हासिल की, और पाकिस्तान की आवाम के लिए, पाकिस्तान में जॉब क्रिएशन हो, पाकिस्तान में इंडस्ट्री हो, पाकिस्तान में बिजनेस हो, उसके फ़रोग के लिए काम कर रहे हैं। अब हम रुख करते हैं मजहर शहजाद साहब का। मजहर भाई ने लगता है आज ज़बरदस्त सा पैगाम बनाया है। मजहर भाई, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये एक फाख्ता है जो कहीं फंसी हुई है। ये फंसी हुई जी चक्र के अंदर जो किसी के झंडे के ऊपर लगा हुआ है। अच्छा, सिर्फ कश्मीर ही हमारे नहीं, वहाँ पे भारत में आज उनका डे है, हम तो उसको ब्लैक डे, कश्मीरी की ब्लैक डे कहेंगे। वहाँ पे जो जितनी माइनॉरिटीज़ हैं उनके साथ भी जो वहाँ पे सलूक रवा रखा जा रहा है वो इंतहाई शर्मनाक है। सेकुलर कहना, ज़बानी कह देने से नहीं होता। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक सेकुलर मुल्क है, यहाँ तहफ़्फ़ुज़ है अक़लीतों को भी, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है। और कश्मीर के साथ जो जुल्म रखा जा रहा है, रवा रखा जा रहा है, ये ज़्यादा अरसा नहीं चलेगा इंशाल्लाह। अब वक्त आ गया कि तब्दीली आएगी इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल सही। पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया मुल्क है, और पाकिस्तान में तमाम अक़लियतों को वो हुकूक हासिल है जो एक रियासत में किसी भी अक़लियत को हासिल है। ख़ास तौर पर अगर हम बात करते हैं तो आईने पाकिस्तान ने तहफ़्फ़ुज़ दे रखा है। और ये जो आज का पैगाम है, इसमें 5 अगस्त 2019, न सिर्फ 5 अगस्त 2019 बल्कि 1947 से लेकर अब तक कश्मीर को एक ओपन जेल में कन्वर्ट कर रखा है भारत ने, और वहाँ पर जुल्म सितम की इंतहा है। और आज के दिन दुनिया भर में कश्मीरी 15 अगस्त को जो हमें सियाह के तौर पर मना रहे हैं। बिल्कुल जनाब, जहाँ पे हम पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए काम करने के हवाले से बात कर रहे थे, वहाँ पे हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में ग्रीन इकोनॉमी के फ़रोग़ के लिए काम किया जा रहा है, ग्रीन इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। पाकिस्तान भी दीगर ममालिक के साथ मिलकर ग्रीन इनिशिएटिव्स ले रहा है, ताकि जो हमारे मुल्क में डेवलपमेंट हो रही है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। ग्रीन इनिशिएटिव सबसे ख़ास ये है कि अब मॉनसून वेदर है, बरसात का मौसम है, इट इज़ द मोस्ट सूटेबल वेदर फॉर प्लांटेशन। प्लांटेशन कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, इस हवाले से एक रिपोर्ट देखते हैं। अभी दे देना, लगे थोड़ा किया है, कितनी चाहत से ये पाकिस्तान लिया है। प्यार है हमें, प्यार है पाकिस्तान से, दिल जान से प्यार है हमें, प्यार है। क्या आप जानते हैं कि नेचर का सबसे कीमती तोहफा क्या है? बारिश, जिससे हमें ये मौका मिलता है कि हम अपने एनवायरनमेंट को हरा भरा रखें। वेलकम टू आवर जर्नी टुवर्ड्स अ ग्रीनर हेल्थियर प्लेनेट। हमारा सबसे बड़ा मिशन है ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाना, सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि हमारी आने वाली फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी, क्योंकि ये हमारे प्लेनेट के गार्डियंस हैं। ट्री प्लांट करने के लिए मूनसून सीजन बेस्ट टाइम कंसीडर किया जाता है, मगर सही किस्म के दरख्त चूज करना भी बहुत जरूरी है। नीम ट्री, इंडियन रोजवुड, इंडियन कोरल ट्री एंड बनियन ट्री जैसे कई दरख्त हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत फायदेमंद हैं। वो हमारी हवा को साफ रखते हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं एंड मौसम रेगुलेट करते हैं। अब इसके बाद दरख्तों की देखभाल करना भी जरूरी है। उन्हें रेगुलर पानी देना, मल्चिंग करना और कीड़ों से हिफाजत करना। ये सिंपल प्रैक्टिसेस उनकी जड़ों को बरकरार रखने और सेहतमंद हरियाली को यकीनी बनाने के लिए जरूरी हैं। यही दरख्त हमें साफ हवा, साया और सेहतमंद माहौल फराहम करते हैं। तो आइए आप भी हमारी इस कैंपेन का हिस्सा बनिए। इस इंडिपेंडेंस डे आई कैन कम्युनिटी की मदद करें और पाकिस्तान को 10 लाख ट्रीज का तोहफा देने में हमारा साथ दें। फर्दर आपकी कोई राय हो तो कमेंट्स में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।
जी जनाब, आपने ट्री प्लांटेशन के हवाले से रिपोर्ट्स देखी, अब आपको ज़रा बताते हैं कुछ हेल्दी एक्टिविटीज़ के हवाले से। और हेल्दी एक्टिविटी होती है जी खेलकूद, और खेलकूद में पाकिस्तान में द मोस्ट प्रोमिनेंट खेलकूद इज़ क्रिकेट। और इस कूदना खेलकूद कहाँ होता है? हाँ? क्रिकेट में कूदना कहाँ होता कूदते हैं ना, कूद के कैच पकड़ते हैं, ऐसे हम देखते हैं बाउंड्री पे कूद रहे होते हैं, लेकिन समटाइम्स अच्छा, फिर उसको भी कूदना कैच जो कहते है हैं। वो मिस हो जाता है। और हम देख रहे हैं कि जी पाकिस्तान बांग्लादेश के दरमियान 30 अगस्त से जो है शुरू होने वाला टेस्ट मैच जो है उसके लिए अभी तक जो प्रैक्टिसेस है उसका सिलसिला स्टार्ट हो अच्छा, गया है। चलिए 14, जी। 15, 16 कजाफी स्टेडियम में प्रैक्टिसेस हो रही हैं और उसके बाद जो है ये मैचेस स्टार्ट हो अच्छा, जाएंगे। 21 अगस्त से पहला टेस्ट मैच है और उसके बाद 30 अगस्त से दूसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा। कराची का जो टेस्ट मैच है उस वाले से आपको खबर देते चलें कि कराची में पहले बुकिंग्स और टिकट्स की फ़रोख्त का आगाज़ किया गया, लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये फैसला किया है कि ये टेस्ट मैच बगैर तमाशाइयों के होगा। उसकी वजह यह है कि चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 के लिए पाकिस्तान के 3 बड़े स्टेडियम्स जिनमें कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर है, रावलपिंडी स्टेडियम है और पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी, जबकि नेशनल बैंक स्पोर्ट्स एरिना कराची जहां पर रेनोवेशन का काम जारी है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये कहना है कि शायकीन क्रिकेट और तमाशाइयों के तहफ़्फ़ुज़, उनकी सेहत का ख्याल रखना हमारी अवली तरजीह है। जिन लोगों ने टिकट्स खरीद लिए हैं उनके टिकट्स के पैसे वापस कर दिए जाएंगे, जबकि बाकी टिकट्स फ़रोख्त नहीं होंगे। इसके अलावा हम बताते चलें कि कौमी टीम की प्रैक्टिस जारी है रावलपिंडी में, जबकि बांग्लादेश की टीम कज़ाफ़ी स्टेडियम में आज प्रैक्टिस कर रही है और वो रावलपिंडी आएंगे 17 अगस्त को। बिल्कुल जनाब, और इस हवाले से ज़रा हम आपको क्रिकेट की डेवलपमेंट के हवाले से भी आगाह कर देते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में सिर्फ खेल हो गया, तमाशाई आए चले गए, ऐसे नहीं है, बल्कि क्रिकेट की डेवलपमेंट के हवाले से बहुत काम किया जा रहा है। 2025 को स्पोर्ट्स ईयर भी कंसीडर किया गया और हम देखते हैं सिर्फ क्रिकेट नहीं, दीगर खेलों के हवाले से भी बहुत काम किया जा रहा है। जहाँ पे क्रिकेट के हवाले से बात करते हैं तो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी साहब ने लंदन में इंटरनेशनल स्टेडियम्स डिज़ाइन करने वाली दुनिया की मारूफ तरीन कंपनी BDP के पैटर्न जो हुकाम है उनसे मुलाकात की है और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के जो स्टेडियम्स हैं जिनमें कज़ाफ़ी स्टेडियम, नेशनल बैंक स्टेडियम कराची और रावलपिंडी स्टेडियम जो है इनके डिज़ाइंस की हतमी मंजूरी दी गई है। और BDP हुकाम ने हम देखते हैं कि नए जो स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन का प्रोजेक्ट है उस हवाले से मोहसिन नकवी साहब को तफसीली ब्रीफिंग दी है। चलिए, जब बात करते चले पाकिस्तान शाहीन्स और बांग्लादेश ए की टीम्स के माबैन अनऑफिशियल टेस्ट मैच जो कि इस्लामाबाद में खेला जा रहा है, इसका कल जो दूसरा दिन था उसमें चारों मैच में पाकिस्तान शाहीन्स ने बढ़तरी हासिल कर लिया। पाकिस्तान की जानिब से उमर अमीन ने शानदार सेंचुरी स्कोर की है, जबकि 76 रन की इनिंग्स खेली है। सऊद शकील ने पाकिस्तान शाहीन्स की जानिब से मैच में 245 रन की बढ़तरी हासिल कर लिया। बांग्लादेश ए की टीम पहली इनिंग्स में 122 रन बनाकर आउट हो गई थी और इस मैच की सबसे शानदार बात वो शराकत है, पार्टनरशिप है जो कि सऊद शकील और उमर अमीन के दरमियान हुई थी और ये शराकत थी 195 रन की। बिल्कुल जनाब, अब बात करते हैं कुछ कोप-ए-माई के हवाले से और हम सुबह पाकिस्तान में ऐसे अफराद को फीचर करते हैं जो कि बड़ी बड़ी चोटियाँ सर करते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी चोटियाँ सर करने के लिए हौसले जो हैं वो उन चोटियों से बड़े होने चाहिए। स्वेयर वेदर, हार्श वेदर की कंडीशंस में अपनी जान को दाव पे लगाते हुए किसी चोटी के ऊपर जाके सब्ज हिलाली परचम लहराना, ये एक जज्बा है। और इसमें और रिजवान हंस रहे हैं। इतने डेंजरस ये सारे रूट्स होते हैं कि खुदा न खासा कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है। और फिर जो इक्विपमेंट्स हैं उनका रिलायबल होना, साथ आपके जो हेल्प कर रहे होते हैं आपको बाकी टीम मेंबर्स होते हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन होना, ये तमाम तर चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं। तो जो पहाड़ों पर जाते हैं ऐसा लगता है, हमें एक छोटी सी खबर मिलती है जी कि हमारे एक को-पैमा ने पहाड़ सर कर लिया है, चोटी सर कर लिया, सब्ज़ हिलाली परचम लहरा दिया और हम खुश हो जाते हैं। लेकिन उसके पीछे कितनी मेहनत होती है। ऐसा नहीं होता कि एक दिन ख्याल आया, उठे और चले गए, जाके पहाड़ सर कर लिया, ऐसा नहीं होता। तो हम जानेंगे को-पैमा से ही कि सफ़र कब शुरू हुआ और चोटी सर की है उसमें क्या दुश्वारियाँ थी, फिर क्या आगे के प्लान्स हैं। तो हमारे साथ को-पैमा स्टूडियोज़ में मौजूद हैं असद अली मेमन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम असद, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद करते हैं, मुबारकबाद पेश करते हैं। कुछ ज़रा अपनी जर्नी के हवाले से बताइएगा। बिफोर आई स्टार्ट, सबसे पहले तो आपको जश्न आज़ादी की बहुत बहुत मुबारक हो, पूरी कौम को। इत्तेफाक की बात यह है कि जब हम 14 अगस्त मना रहे थे, हम उससे एक दिन पहले हम पहाड़ पे ही थे। हम कल ही वापस आए, तो हमारी फीलिंग, हमारा जज्बा, हमारा वलवला बहुत ऊपर था। तो दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम कि हम 14 अगस्त जो वैसे हम ईद मनाते हैं पहाड़ों पे, पहली दफ़ा हमने 14 अगस्त जो है वो उसकी खुशियाँ जो है वो यानी कि कल आप पहाड़ों पे क्या, या मैं आज ही जो है वो सुबह इस्लामाबाद पहुंचा हूँ। अच्छा, हम तो मरी से आके 2 दिन रेस्ट करते हैं, आप पहाड़ से आके इतने फ्रेश हैं। हम वी आर यूज्ड टू इट। सो इससे पहले कि मैं अपनी जर्नी, अपनी पूरी इब्तदाई कोह-पे-माई का सफ़र आपसे शेयर करूँ, एक सैड न्यूज़
जो पिछले 2-3 दिन से गुजरी है, हमारी कम्युनिटी के एक कोपेमा जो कि बहुत अच्छे कोपेमा थे, जिन्होंने लोगों को रेस्क्यू में काफ़ी मदद किया। वो खुद रेस्क्यू का शिकार हुए, उनकी डेथ हुई 2-3 दिन पहले ही ब्रॉड पीक में, तो उनका जिक्र होना भी लाजमी था, क्योंकि वो ये गुमनाम हमारी कम्युनिटी के लोग हैं जिनको इतनी पजीराई हासिल नहीं है। तो इससे आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी हमारी जान लाइन पे है, कि एक पत्थर या एक पैर फिसलने से आपकी डेथ होती है, एंड देयर इज़ नो वे आउट। आप चाहे कितना भी किसी को रेस्क्यू करें, आप चाहे किसी को कितना भी करें, आपके सारे 7 साल की, 8 साल की, हज़ारों मुहिम, K2 हो, ब्रॉड पीक हो, नंगा हो, आपने चढ़ी हैं, लेकिन एक आपकी पैर फिसलने से आपकी डेथ हो जाती है, आपकी फैमिली जो है वो एक्सपीरियंस जितना मर्जी हो उसमें फिर खुदा न खास्ता अगर कोई हादसा होना है, इसमें आपका नसीब, आपकी मेहनत, आपका लक, अल्लाह ताला पे फेथ, एवरीथिंग काउंट्स। एंड ये क्रिकेट की तरह नहीं है। आप क्रिकेट का मिसाल दे रही थी कि जी आज बांग्लादेश पाकिस्तान की मैच है, एट द एंड ऑफ द डे सबको पता है हम सेफ है, हम हारेंगे या जीतेंगे। पहाड़ों में आपको बिल्कुल नहीं पता कि आप घर भी वापस जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे। सो ये एक छोटी सी खबर थी। एनीवे, मेरी ज़िंदगी थोड़ी सी मुख्तलिफ है तमाम पाकिस्तानी कोपेमाओं से। जितने भी कोपेमा हैं पाकिस्तान के, सब का सब जो ताल्लुक़ है वो नॉर्थ से है। मैं सिर्फ कराची से हूँ, समंदर वाले शहर से, जहाँ पे कोई पहाड़ी, कोई बुलंदियाँ कुछ नहीं है। हम रोडों पे निकलते थे आज से 8 साल पहले, और मुझे शौक़ होता था कि यार काश मैं भी कहीं इस्लामाबाद की पहाड़ियों पे, मरगलास पे हाइकिंग करूँ, थोड़ा सा फीलिंग करूँ, तो थोड़ा सा एडवेंचर वाला वो सीन था। तो दिस स्टार्टेड 2016 और 17 के दरमियान, जब मुझे एक अल्लाह ताला ने मौका दिया इस्लामाबाद घूमने का, पहली दफ़ा कराची से निकलने का। कभी मैं कहीं नहीं गया। तो जब हम यहाँ पे आए थे, मैं और मेरे कुछ दोस्तों के साथ, मरगलास की पहाड़ियाँ देखी, तब अंदाज़ा हुआ यार ये कुछ वो है जो मेरी लाइफ में मिसिंग था, और मुझे अपनी तौर पे इस पर काम करना चाहिए, अपने आप को कुछ ना कुछ देना चाहिए, इस पर टाइम, तवज्जो एंड एवरीथिंग। सो फ्रॉम देयर ऑन 2017, 18, 19 3 साल मैंने लगातार कराची से इस्लामाबाद आना जाना शुरू किया। कभी हम मरी जाते थे, कभी हम नथिया गली जाती थे, फिर एक दफ़ा गिलगित भी जाना हुआ। तो ये करते करते मुझे इतना तजुर्बा हासिल हुआ कि मैं अब लिटरली एक प्रोफेशन को कोपेमाई को एक प्रोफेशन में कन्वर्ट कर सकूं। पहले तो पैशन था कि आज जाते हैं कल जाते नहीं, फिर 3 साल बाद इतनी अपने आप को महारत हासिल की कि जी अब मैं इसको प्रोफेशन के तौर पे करूं, और जो हमारे जीबी के लोग हैं, जो हुंजा के लोग हैं, या जो स्कर्दू के लोग हैं, उनके साथ कॉम्पीट कर सकूं। आप कराची के होना जो सबसे बड़ा नुकसान है ना, अगर मैं कराची से स्कर्दू जाता हूं तो मुझे एक हफ्ता चाहिए वहाँ का रहन सहन को अपने जिस्म में करने के लिए ना, लेकिन वो तो ऑलरेडी वहाँ रह रहे हैं, तो वो थोड़ा सा डिसएडवांटेज हमेशा प्ले करता है, लेकिन उसको मैं कोशिश करता हूँ। डिफरेंट भी तो बनाता ना फिर आपको, ओब्वियसली ना। तो मुझे जो एफर्ट्स 10 लेने हैं, वो यहाँ वाले लोग 6 ले लेते हैं। हाँ। तो वो जो 40% ऑफ एफर्ट्स हैं वो मुझे ज़्यादा होते हैं। एनीवे, 2019 में मैंने अपने आप को इस काबिल समझा कि अब मैं कोपेमाई की दुनिया में एक अपने आप को मनवाने लायक बन चुका हूँ, अब बनवाते हैं। सो 2019 में मैंने अपने आप को एक गोल दिया जिसको आप 7 समिट्स कहते हैं। 7 समिट्स का मतलब ये होता है कि दुनिया के 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। हम इस वक्त एशिया में हैं, एक यूरोप है, एक नॉर्थ अमेरिका, एक साउथ अमेरिका है। इस तरीके से 7 कॉन्टिनेंट्स की एक हाईएस्ट पीक है, तो हमने उसको सर करना है। जो उसको सर करता है उस कोपेमा को जो है वो 7 समिटर कहते हैं। तो मैंने पाकिस्तान की हिस्ट्री में देखा कि जी कोई इसमें है नहीं है, सिंध से कोई माउंटेनियरिंग की फील्ड में कभी आया है नहीं आया, कभी किसी ने इस तरीके की चीज़ें की नहीं की। इस गेम के साथ साथ आपने इसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ा है ओब्वियसली। तो अगर मुझे उसमें महारत हासिल करनी है तो मुझे उसकी नो हाउ तो पता होनी चाहिए, राइट। तो फिर मैंने ये डिसाइड किया कि जी ठीक है, हम 7 समिट्स की तरफ जाते हैं, इस सफ़र को शुरू करते हैं। हर कॉन्टिनेंट की एक हाईएस्ट पीक को सर करेंगे, क्योंकि अब सवाल ये है ना कि मैं पाकिस्तान की बुलंद तरीन चोटियाँ क्यों नहीं की। मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ वर्ल्ड ऑफ माउंटेनियरिंग में, जो स्कर्दू में पैदा हुए हैं, जो गिलगित में पैदा हुए, उनके पास बहुत ज़्यादा तजुर्बा है। वो अगर चाहें तो कल K2 जा सकते हैं। मुझे कराची से निकलने के लिए 1 महीना तो पहले वहाँ लगाना होगा, फिर वो सारी चीज़ें करनी होगी। तो मेरे पास डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस, एडवांटेजेस, फिर डिसएडवांटेजेस हैं। तो आई कैन नॉट जस्ट क्लोज माई आइज एंड मैं क्या कहूँ, तो ये वो एक ब्लाइंड एक होगा। तो उसके लिए मुझे वेरी स्लोली बेबी स्टेप्स में ये सारी चीज़ें करनी थी, जो कि मैंने की। जानना चाहूँगी,
कराची से हम जब निकलते हैं, कराची इज़ लाइक, और ये जो स्पेसिफिक एज होती है, कराची इज़ अ हब ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ कहा जाता है। पूरे पाकिस्तान से लोग जाते हैं फॉर जॉब्स एंड एवरीथिंग, एंड लाइफ इज़ टू बिजी देयर एज़ कम्पेयर टू लाहौर एंड इस्लामाबाद। बहुत बिजी लाइफ है। कराची से निकल के फिर इधर आना, प्रैक्टिस करना, और फिर इस एज में इतने दिन के लिए जब हम चले जाते हैं, इट्स क्वाइट लाइक रिस्की एज वेल कि आप अपनी जॉब छोड़ के जा रहे हैं, आप बहुत सी चीज़ें पीछे रिस्क पे छोड़ के जा रहे हैं। फिर फैमिली भी पूछती है कि ये कैसे इंटरेस्ट हो गया अचानक। फैमिली में भी कोई सपोर्टिव था? ऑब्वियसली बगैर फैमिली के सपोर्ट तो हो ही नहीं सकता। भले वो फाइनेंशियल ना भी करें, उनका इमोशनल और मोरल सपोर्ट अम्मी का होना लाजमी है, क्योंकि अगर एक पहाड़ पे अम्मी से बगैर इजाज़त लिए मैं जाऊंगा और तो दुआ के बगैर ऑब्वियसली तो फिर तो मेरा सारा टाइम पहाड़ चढ़ना नहीं, अम्मी के बारे में सोचना गुजरेगा। तो अम्मी हैज़ बीन फोर फ्रंट पे थी वो, जब से मुश्किल होता है उनको समझाना, क्योंकि एक चीज़ मैं खुद नहीं समझा, कराची में माउंटेनियरिंग का कोई स्कोप नहीं है, अभी भी नहीं है। तो एक चीज़ जिसमें मैं हूँ मुझे खुद नहीं पता, तो मैं आपको कैसे कन्विंस करूँ? तो अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना मुश्किल था, लेकिन ये बाय द टाइम स्लोली हो गया। एक दफ़ा मैंने 2018 में शिमशाल में मिंगलिक से असर की थी, उसकी एक खबर छोटी सी थी, तो अम्मी खुश हुई थी, लेकिन फिर वो थोड़ी सी परेशान भी हुई, क्योंकि आपको पता है पहाड़ी में कुछ भी नहीं है, राब्ता नहीं है। अगर मैं 3 दिन, अब मुझे यहाँ पे आए हुए कराची से मैं आया था 25 जुलाई, टुडे इज़ 15 अगस्त, तो ये इतना टाइम मैं पीछे हूँ। अब तो नेटवर्क है, लेकिन मैं घर से फिर भी दूर हूँ। तो ये चीज़ें होती हैं, एंड इसको हम स्लोली एंड ग्रेजुअली कर रहे हैं। पिछले साल मैंने एवरेस्ट सर किया, दुनिया की बुलंद तरीन चोटी। कोई कारनामा नहीं किया, पाकिस्तान से 10 लोग पहले कर चुके हैं, लेकिन जो यूनिक चीज़ है कि हमारे बिलो द बेल्ट जो सदर्न पार्ट है उसमें इसका स्कोप नहीं था। मैंने उस मिथ को चैलेंज किया कि आप हुंजा से हुए बगैर, आप स्कर्दू से हुए बगैर, आप जीबी से हुए बगैर, नस्ल काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। हमने देखा कि हमने फीचर किया था अपने प्रोग्राम में एक मियाँ बीवी को जो कि ट्रैकिंग करते हैं, और वो लाहौर से उनका ताल्लुक है, बाय प्रोफेशन वो वकील भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, टीचर्स भी हैं, पेरेंट्स भी हैं, सारा कुछ है, लेकिन इसके बावजूद एडवेंचर अब लाहौर या फिर जो मैदानी इलाके वहाँ तक फैल गया। और असद आपको देख के लोग आ भी रहे हैं, आपसे इंस्पिरेशन ले रहे हैं। जिस तरह आपने कहा कि मैंने इतने साल पहले स्टार्ट किया, तो असद ये भी आपसे जानना चाहूँगी, एक बड़ी मुझे क्यूरियोसिटी होती है, जब आप पहाड़ पे चढ़ रहे होते हैं, इतने दिन आपके लग रहे होते हैं, आप ज़्यादा सामान कैरी भी नहीं कर सकते, तो अपने साथ फूड आइटम्स क्या लेके जाते हैं जो अभी यहाँ से की बात जो आपकी ऑब्वियसली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अभी इस मुहिम में जिससे मैं वापस आया हूँ, इस पहाड़ के चढ़ने के बेस कैंप तक आपके पास बहुत सी वेराइटीज़ ऑप्शंस हैं। अब इस 6 दिन में मेरे पास बिस्किट्स थे, चिकन कॉर्न सूप था, नूडल्स थे और नट्स थे। ये मैं लिटरली सीधी बात बता रहा हूँ, जो 6 दिन में खा के सबमिट करके वापस बेस कैंप तक आया। नट्स, बिस्किट्स, सूप एंड नूडल्स, दैट्स ऑल। ये 4 चीज़ें आपके पास हैं जो आप पोर्टेबली, कन्वीनियंटली, बगैर अपने आप को अजियत में डाले हुए कैरी करते हैं। What about water? पानी तो है ना, वो हम मेल्ट करते हैं, हम बर्फ़ पे चल रहे होते हैं, तो वो बर्फ़ हमने पॉट पे डाल दी और हमने उसको मेल्ट करके पीना शुरू किया। तो असद कितनी चोटियां सर कर चुकी हैं, और वो जो 7 समिटर्स, जो 7 समिट्स है अल्हम्दुलिल्लाह 2019 को शुरू किया, 2024 चल रहा है, तो ये 5 साल में 5 चोटियां कर चुका हूँ। सिर्फ 2 रहती हैं। कौन सी रहेगी? एक है जो हमारा कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका है, और एक है हमारा कॉन्टिनेंट जिसको हम ऑस्ट्रेलिया वाली साइड कहते हैं, वो रहता है। एवरेस्ट डन है, जो कि हमारे पाकिस्तान मिला के एशिया की ISP के, यूरोप की ISP डन है, नॉर्थ अमेरिका की डन है, साउथ अमेरिका की डन है। अफ्रीका में मैं रिकॉर्ड होल्डर हूँ, जो अफ्रीका की ISP के किलिमंजारो बहुत फेमस है, उसको मैंने कम टाइम में किया था, 14 घंटों में। तो ये सब चीज़ें मैं कर चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ 2 रहती हैं। वंस आई एम डन, तो मेरा गोल ये नहीं है कि मैंने पूरी उम्र क्लाइंबिंग करनी है, नहीं। जब ये 7 समिट्स होंगी तो बस अल्लाह से ये दुआ है और लोगों की सपोर्ट कि मैं कराची में कुछ इस तरीके का इदारा ओपन करूँ कि जहाँ पे मेरे जैसे लोग या छोटे लोग जो अर्ली ग्रोइंग स्टेज में हैं, वो क्लाइंबिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज़ में अपने आप को इंडल्ज कर सकें। सो दैट्स व्हाट माय अल्टीमेट गोल इज़। आने वाले 10 सालों में आप कराची में पहला प्लेटफॉर्म देखेंगे जहाँ पे पाकिस्तानी, जहाँ पे कराची के स्पेसिफिकली हमारे, क्योंकि मैं कराची से भी नहीं हूँ, मैं पैदा हुआ था लाड़काना से। अच्छा। तो वहाँ गाँव से निकल के ये सारी चीज़ें बहुत मुश्किल होती हैं, जहाँ पे आपको पढ़ने के मौके नहीं है, जहाँ पे आपको क्रिकेट के अलावा स्पोर्ट्स दिखती नहीं है। तो यहाँ पे आना, मैं चाह रहा हूँ कि दूसरे मेरे गांव के लोग, आसपास के लोग इस स्पोर्ट्स में यकीन तौर पर इंस्पिरेशन है उन तमाम लोगों के लिए जो ना सिर्फ किसी भी गांव से, पाकिस्तान के किसी भी गांव से उनका ताल्लुक है, कि अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद होती हैं, सिर्फ आपने पहला कदम उठाना है, आपने डिफरेंट होने के लिए डिफरेंट सोचना है, और फिर सिर्फ सोचना नहीं है, कोई और कहा के ही नहीं कर देगा, आपको उसके लिए पहला कदम
खुद ही उठाना है। बिल्कुल जनाब, बहुत शुक्रिया असद अली मेमन, आपकी कीमती वक्त का। आप इंस्पायर करते हैं बहुत से नौजवानों को, और ख़ास तौर पे ऐसे नौजवानों को जो कि ऐसे एरियाज़ में मौजूद हैं जो कि पहाड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी उनका दिल है, उनका जज्बा है कि उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन करना है। सुनते ना पहाड़ कॉलिंग या फिर माउंटेन्स कॉलिंग, माउंटेन्स कॉलिंग, वो जब हम जा रहे होते हैं ना मरी की साइड पे या मागला हिल्स पे भी जा रहे होते हैं, हम कहते हैं माउंटेन्स कॉलिंग। और जो है इसी तरह जो है आपको ये कॉल कर रहे हैं, लेकिन आपने क्या करना है, रिस्पॉन्ड करना है। ज़िंदगी में कुदरत की बहुत सी चीज़ें आपको कॉल कर रही होती हैं, लेकिन उसका रिस्पॉन्ड करना हमारे पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी बड़ी आयद होती है, क्योंकि वी नेवर नो कि अल्लाह ने हमसे कितनी बड़ी कोई चीज़ करवानी है। उस हवाले से हमसे हमारे मुल्क का नाम रोशन करवाना है, तो अपने अपनी फील्ड में रहते हुए मेहनत करें, अपने मुल्क का नाम रोशन करें। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अपनी मेज़बान मानुल कुरैशी और रिजवान अली अहमद को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह कल सुबह आपसे मुलाकात होगी सुबह पाकिस्तान में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।